गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। नया दिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया अज़्म, बहुत कुछ नया करने का मौका। हैप्पी मॉर्निंग जब होती है आपकी, या जब आपकी अच्छी मॉर्निंग होती है तो पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने दिन के आगाज़ में आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं, इंफॉर्मेटिव बातें बताएं, आपको ऐसी बातें बताएं आपकी अवेयरनेस मज़ीद बढ़े, आपके नॉलेज में ज़्यादा इजाफा हो। और उसके लिए ना हमारी टीम बड़ी मेहनत करती है। हम ये चाहते हैं जी कि दिन का आगाज़ अच्छा होना चाहिए, हेल्दी हो आपका दिन का आगाज़, इसलिए ताकि आप फुल दिन जो है एनर्जेटिक रहें। और हेल्दी दिन का आगाज़ होता है अच्छा खाने से, और अच्छे दिन का मज़ीद अच्छा आगाज़ होता है अच्छी बातें करने से। तो आज की अच्छी बात यह है कि रिश्तों और ताल्लुकात की बका के लिए राबते ज़रूरी हैं, क्योंकि नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए गए दरख्त पौधे सूख जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते, आपका जिनके साथ प्यार भरा ताल्लुक़ है, आपकी जिनके साथ मोहब्बत है, वो 100 साल ज़िंदा रहे, वो उस वक्त तक कायम रहे जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जब तक आप ज़िंदा हैं, तो उसकी आबियारी करें मोहब्बत से, उसको जो है सेंचे बड़े ही प्यार से, बड़े ही खुशगवार अंदाज में। इसका बड़ा खूबसूरत सा तरीका ये है राबता रखना। जब तक आप लोगों के साथ राबता रखेंगे, जब तक आप कम्युनिकेट करेंगे, उस वक्त तक आपके जो रिश्ते हैं ना वो खूबसूरती से चलते रहेंगे। अच्छा, आज हमारे यहाँ क्या होता है जी, आजकल होता है ये कि फ़लाना बंदा हमसे बात नहीं करता, वो बंदा हमें मैसेज नहीं करता, वो बंदा हमें कॉल नहीं करता, तो जी हमने उससे बात क्यों करनी है। कोई बात नहीं, अगर वो कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, आप आगे बढ़ जाएं। मैंने बहुत सारी ऐसी बहनों को देखा जो कि साल हाँ साल बात नहीं करती, इसी मुश्किल में रहती हैं कि जी फ़लानी बहन कॉल नहीं करती तो मैं क्यों कर लूँ। सास बहू का रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है, उसमें भी यही चीज़ हमें नज़र आती है कि जी मेरी सास तो मुझे कॉल नहीं करती, मैं क्यों करूँ। तो जी आप छोटी हो के, अपने आप को छोटा समझ के आप अपनी सास को अपनी माँ की जगह रख के फ़ोन कर लें, क्योंकि जो रिश्ते हैं ना वो एट द एंड आपके पास बच जाते हैं, और उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होता। और रिश्तों का खूबसूरत होना, उन रिश्तों से अच्छी यादों का जुड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज़ की जानिब चलते हैं। घर बनाएं सस्ता, वो भी कम वक्त में, की तामीर में कौन सा मटेरियल और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, आज हम आपको प्रोग्राम में इस पर तफसील बताएंगे। क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि जो घर बनाए जाते हैं ना, उनमें महीनों सालों लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं जी, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। लेकिन अब इस तरह के मसलों से आपको निजात मिल जाएगी, क्योंकि स्मार्ट होम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्मार्ट होम्स के थ्रू अपने घर बनवाना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जी आंखें अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इनको ठीक रखना, इनको सेहतमंद रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आंखों की बीमारियों में से एक बीमारी है मोतिया। वो सफ़ेद मोतिया भी हो सकता है, वो काला मोतिया भी हो सकता है। सफ़ेद मोतिया आपके लिए इतना हार्मफुल नहीं होता, आपकी हेल्थ के लिए उतना बुरा नहीं होता, लेकिन बर वक्त इलाज करवाना दोनों सूरतों में बड़ा ज़रूरी है। अब ये मोतिया आपकी नज़र में या आंखों में कैसे उतरता है, अब बाज़ों का तो आपकी फैमिली हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आज हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद होंगी, इस पर आगे चल के हम बात करेंगे। और जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या जहन में आती है? मेरे जहन में आता है नाश्ता, कि मैं सुबह उठते साथ क्या नाश्ता करूँगी। तो ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता हमारे जिस्म के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, और एक फ्यूल होता है हमारे जिस्म के लिए। नाश्ता ना करना, ब्रेकफास्ट ना करना आपके लिए कितना अनहेल्दी है, इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। और जो हम कहते हैं ना कि हमने हेल्दी नाश्ता किया है, तो वो पराठे, ऑयली चीज़ें जो होती हैं वो हेल्दी नहीं होती। हाँ, आप वीक में एक दफ़ा अपनी टेबल पे वो वाला नाश्ता रख सकते हैं जिसमें पराठे हो, चने हो, निहारी हो, मगज़ हो, पाए हो, लेकिन डेली इसको रूटीन ना बनाएं। इसके अलावा जी जो सूरज की रोशनी है वो आपकी स्किन के लिए कितनी नुकसानदेह है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब घर से बाहर निकलते हैं काम के लिए या शॉपिंग के लिए या कुछ भी, आप ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, वो सन ब्लॉक का यूज़ ना करना आपकी स्किन पे ना बहुत ज़्यादा असर छोड़ जाता है। फिर एक बीमारी में आप मुब्तला होते हैं, काले धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, स्किन डल हो जाती है, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा पैची हो जाती है। इसका इलाज क्या है? डर्माटोलॉजिस्ट आज हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे हम जानेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स होंगी जो आज हमने प्रोग्राम में शामिल करनी है। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं ज़रा आपके नाश्ते के हवाले से। सुबह का वक्त हो और सुबह के वक्त में अब मुझे तो बड़ी भूख लगती है, और मैं इसलिए नाश्ते को मैंने अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया कि मैं नाश्ता स्किप नहीं करती। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि नाश्ता स्किप कर देते हैं और उनको इस चीज़ पर परेशानी नहीं होती है। नाश्ते को स्किप करना बहुत गलत बात है, मुझे तो ये लगता है। ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता आपकी जो बॉडी है उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है।
उसका आप ये कह लीजिए कि ईंधन है आपकी बॉडी का। नाश्ता दिन का सबसे अहम हिस्सा होता है, आपका सबसे अहम इंटेक होता है आपका ब्रेकफास्ट। ये कहा जाता है कि जो आपका ब्रेकफास्ट है वो बादशाहों की तरह करना चाहिए, और आपके ब्रेकफास्ट में क्या कुछ ऐसा अच्छा होना चाहिए। हमने अक्सर ही देखा कि बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे देसी नाश्ता करके कहते हैं कि हमने जी हेल्दी नाश्ता कर लिया। वो ऑयली नाश्ता हो गया ना आपका, वो हेल्दी कहाँ से हुआ। तो आपके नाश्ते में क्या कुछ शामिल होना चाहिए, क्या कुछ शामिल नहीं होना चाहिए, इसके अलावा ब्रेकफास्ट ना करना आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, इस पर आज हमने बात करने के लिए इनवाइट किया है डॉक्टर राबिया अनवर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग। आप नाश्ता करके आई हैं? जी हाँ बिल्कुल। डेली बेसिस पे करती हैं? जी हाँ। क्या नाश्ता करती हैं आप? जी मेरा वेरी करता है, कभी मैं दूध के साथ सीरियल भी लेती हूँ, कभी मैं एग्स लेती हूँ। अच्छा। मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि मैं मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ एग लूँ ताकि फाइबर भी शामिल हो जाए। सही है। कभी कभार देसी नाश्ते में मैं लस्सी भी लेती हूँ, डेट इज हेल्दी। कभी कभार ओकेजनली। हाँ, ठीक है। और कभी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही वो हमने इस तरह का नाश्ता करना। बहुत से लोग कहते हैं कि तो आई ईट पराठा ऑल्सो, लेकिन मैं फिर कोशिश करती हूँ उसको ब्रंच कर लूँ, उसको ब्रंच कर लूँ। संडे को ये एक बड़ी अच्छी टर्म है ताकि वो आपकी जो कैलोरीज हैं वो बैलेंस हो जाएं, वो लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान में एक चीज़ हो जाए। सही है। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर साहब, बस सबसे पहले तो उन लोगों के लिए मैं सवाल करना चाहूँगी जो नाश्ता करते ही नहीं है, मतलब सिरे से करना ही नहीं है। अच्छा मैंने कुछ माएँ ऐसी देखी हैं कि बच्चा स्कूल जाते हुए कहता है नहीं दिल करा नाश्ता करने का, अम्मी कहती है ठीक है चल जाओ। भाई हमारी तो अम्मा मार मार के हमें नाश्ता करवा के भेजती थी, एक आदत उन्होंने हमारी बना ली ना। तो जो माएँ बच्चों को नाश्ते की आदत पे नहीं लेकर आती, या जो हमारी यूनिवर्सिटी गोइंग हमारे बच्चे हैं, या जो हमारे ऑफिस जाने वाले भाई हैं, या ऑफिस जाने वाली हमारी जो ख़वातीन हैं, वो नाश्ता नहीं करते, क्या नुकसान होता है? बहुत से नुकसान आते हैं, उसकी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ जो है मैं मेन बता दूँ। मेजर तो ये है कि बच्चे के लिए अगर आप बच्चों की बात करें तो अगर जो नाश्ता नहीं करके जाएंगे तो डेफिनेटली सारी रात का ब्रेक, वो फास्टिंग पीरियड चल रहा होता है, वो ब्रेक भी नहीं होता। ठीक है। तो उनका यूजली ग्लूकोज लेवल ब्लड में वैसे कम होता है। तो उससे क्या होता है कि उनका फोकस, क्योंकि आपको ब्रेन को ग्लूकोज इंस्टेंटली चाहिए अलर्टनेस के लिए, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका फोकस, वो इरिटेटिंग भी, मतलब इरिटेट हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, उनकी मेमोरी में भी मसला हो सकता है कि उतना अच्छा याद ना कर पाएं, तो उनकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। और बहुत ही स्टडीज हुई हैं इस सिलसिले में जिसमें देखा गया है जो बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है। अच्छा। तो एक तो ये बात है बच्चों के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ही मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जब वो खाना खाएंगे तो वो फिर उनको क्रेविंग्स होंगी दूसरी तरह की, तो वो जंक फूड की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप उनको एक अच्छा हेल्दी नाश्ता करके भेजेंगे तो उनका सारा दिन फिर वो इतना ज़्यादा एक्टिवली गुजरेगा ना, और क्रेविंग्स भी नहीं होंगी। सही, ठीक है। शुगर क्रेविंग्स ज़्यादा होती है जो लोग नाश्ता नहीं करते। अच्छा तो मुझे बताएं कि बेस्ट नाश्ता आपके लिए क्या है? जी अगर आपने अपने बैलेंस्ड चलना है तो उसमें कोई ना कुछ प्रोटीन वाली चीज़, प्रोटीन से मुराद अंडा भी हो सकता है, प्रोटीन से मुराद आपका चीज़ भी हो सकती है, प्रोटीन से मुराद कोई दाल भी हो सकती है, ठीक है, और दूध भी हो सकता है। ये सारी प्रोटीन वाली चीज़ें ये होना ज़रूरी है। तो अगर आप देसी नाश्ते की बात करें तो देसी नाश्ते में भी आप ज़रूरी नहीं पराठा खाएं, आप सादी रोटी भी खा सकते हैं। ठीक है, जो लोग कहते हैं जी हम टोस्ट नहीं खा सकते, स्लाइस नहीं खा सकते, सादी रोटी के साथ कोई दाल या कोई अंडा या इस तरह की चीज़ और दही इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हम अपने हफ्ते के पूरे दिन जो है वो किस तरह डिसाइड करें कि आपने एक दिन एक चीज़ खा ली, आपने एक दिन एक चीज़ खा ली, और हफ्ते में एक दिन आपने रख लिया, वो संडे है या सैटरडे है कि आपने उस दिन पराठा खाया, सालन खाया या रोटी खाई, किस तरह से हम इन चीज़ों को डिवाइड करें? डेफिनेटली रोज़ाना का आपकी एक रूटीन होती है, तो वो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता, आपको अपने काम पे भी निकलना होता है, हाउसवाइफ चलें अपना वो कर रही होती है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप एक मुनासिब अच्छा नाश्ता करें, लेकिन मुनासिब हो। उसमें बाज़ लोग फ्रूट जूस भी शामिल कर सकते हैं, बाज़ लोग फ्रूट बेस्ड नाश्ता भी करते हैं, मतलब वो अब वैरायटी लाएं, एक ही तरह का नाश्ता नहीं होना चाहिए, बोर भी हो जाएंगे और वो आपकी बॉडी को भी आदत पड़ जाती है, तो उसमें न्यूट्रिशनली वो इतना साउंड नहीं होता। क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर घरों में ना डेली बेसिस पे होता है ब्रेड जैम, ब्रेड अंडा, ब्रेड बटर, बस इसके अलावा तीसरी चीज़ ये चौथी चीज़ सीरियल भी डाल सकते हैं आप, और अंडों को कई तरह से बना सकते हैं आप, जो है अगर आप दूसरी तरफ से आएँ तो जैसे आजकल तो ट्रेंड है पैनकेक्स बना सकते हैं, फिर एक देसी तरह के वो होते हैं डिफरेंट तरह के वो जैसे होते हैं ना पैनकेक टाइप जो देसी स्टाइल के होते हैं वो भी बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी वैरायटीज,
पराठे से मुराद ये होता है कि पराठे में भी आप इनोवेशंस ला सकते हैं कि उसकी फिलिंग्स अच्छी सी हेल्दी कर लें, ठीक है, उसमें कोई वेजिटेबल फिलिंग कर लें, उसमें कोई मीट बेस्ड फिलिंग कर लें, तो वो भी प्रोटीन उसमें भी ऐड, और उसको मिनिमम ऑयल में आप बनाएं तो, और होल व्हीट आटे से बनाएं तो वो भी एक हेल्दी नाश्ता हो सकता है। लेकिन क्वांटिटी बहुत मैटर करती है कि कितना बड़ा और कितना ज़्यादा आप कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अक्सर घरों में ये देखा है कि रात का सालन और सादी रोटी, उसके बाद आपने देसी घी लगा लिया, ठीक है, ये भी नाश्ते होते हैं। बिल्कुल, बड़े बूढ़े हमारे तो इसी तरह हाँ, मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि मेरी फैमिली में ये नाश्ता होता है। जी जी, ये मेरा भी एक वन ऑफ माय फेवरेट नाश्ता है। तो मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ बनी हो, स्पेशली दाल पड़ी हो या सब्जी हो या कोई पालक या साग टाइप चीज़ पड़ी हो, तो मेरा दिल चाहता है मैं रोटी के साथ उसको लूँ। लेकिन देसी घी भी आप ले सकते हैं, लेकिन देखिए मिनिमम क्वांटिटी इज नॉट बैड। डिपेंड करता है पोर्शन कितना ले रहे हैं, कोई भी चीज आप खा रहे हैं उसका पोर्शन आप कितना ले रहे हैं। और फॉर एग्जांपल अगर यंगस्टर्स हैं तो उनको तो देसी घी नहीं बनाना, वो ले सकते हैं, तो उनके लिए तो ज़रूरी है। हाँ, अगर आप एक ऐसी एज में है जहाँ पर आपको कोई हार्ट का मसला है या ब्लड प्रेशर का, उसमें आप रिस्ट्रिक्ट कर लें, लेकिन वो भी मिनिमम क्वांटिटी 1 टीस्पून लेंगे तो डजंट मैटर। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग उठते हैं, जैसे मेरे मियाँ हैं, उनको भी बेड से बाहर भी निकलते, वो कहते हैं जी पहले कॉफ़ी का कप मेरे हाथ में हो, और ब्लैक कॉफ़ी आपने पीनी है उठते साथ। ये स्पेशली मैं अपने मियाँ के लिए आपसे पूछ रही हूँ, कितना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है? ब्लैक कॉफ़ी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। बाद लोगों को ब्लैक कॉफ़ी अगर खाली पेट लेंगे तो शायद उसको एसिडिटी करना शुरू कर दें, लेकिन बाद लोगों को नहीं भी करती। अच्छा, बाद लोगों को नहीं भी करती, लेकिन वो बेसिकली कैफीन का उनको चाहिए होता है, उनका दिमाग को चले ना, वो एक धक्का स्टार्ट होता है, वो वैसे लगता है। ठीक है, तो कॉफ़ी देखें, अगर आप लिमिटेड चाय और कॉफ़ी लेते हैं 2 से 3 कप रोजाना, तो वो नुकसान नहीं करती। उसके भी उसमें फाइटोकेमिकल्स हैं जो आपकी हार्ट प्रोटेक्ट करते हैं। कॉफ़ी में ऐसी चीज़ होती है कि आपको प्रोटेक्शन देता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। लेकिन खाली पेट से कॉफ़ी पी के चले जाएं और कुछ नहीं खाएं, वो गलत है। वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर हमने ये देखा है कि जी आप करते हैं कि नाश्ते में आप डिफरेंट फ्रूट्स का एक कॉम्बो बना लेते हैं कि जी डिफरेंट फ्रूट्स हैं, उसमें आपने सीजनल फ्रूट आपने ऐड कर लिया और आपने वो खा लिया और आपने कहा जी हमने हेल्दी नाश्ता कर लिया। ये हेल्दी नाश्ता है? जी बिल्कुल, डिफरेंट फ्रूट्स बना के अगर आप उसको मिल्क बेस्ड स्मूदी बना लेते हैं या योगर्ट बेस्ड स्मूदी बना लेते हैं, तो दैट इज़ आल्सो अ वेरी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोग नाश्ते में कहते हैं जी उठें और उठते साथ हमें क्या चाहिए, पापे, रस और चाय चाहिए। वो दैट इज़ नॉट हेल्दी। अच्छा, हाँ, लेकिन ना होने से बेहतर कुछ सही है, लेकिन वो कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं कहलाता। कोई भी लेकिन वेट लॉस के लिए लोग कर सकते हैं। सीरियल बड़े अच्छे हैं, मतलब जौ का दलिया है, गंदम का दलिया है, सवैयाँ डाल सकते हैं, साबूदाना डाल सकते हैं, और भी आजकल इतने सीरियल्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वैरायटी के तौर पर यू कैन ऐड, कम से कम वो मिल्क में ऐड हुए होंगे तो उसका एक मतलब आपको कैल्शियम भी जा रहा है, उसमें नट्स ऐड कर सकते हैं आप। अच्छा, बच्चे जो हैं, बच्चे न्यू बॉर्न जो नहीं, न्यू बॉर्न तो खैर नाश्ता वो तो नहीं करेंगे, इन्फेंट जो है 1 साल के 2 साल के, मैंने सोचा डॉक्टर साहब बैठी मैं फ़ायदा उठा लूँ। मेरा बेटा 1 साल का माशाल्लाह। क्या नाश्ता होना चाहिए 1 साल के बच्चे का? बहुत सी चीज़ें, आप उनको एग तो ज़रूर खिलाएं बच्चों को, उसको डिफरेंट वैरायटी, कभी फ्रेंच टोस्ट बना दें, कभी उसको स्क्रैम्बल्ड एग बना दें, कभी हाफ़ फ्राई बना दें। बहुत से वो चीज़ के साथ भी आप उसको टोस्ट के साथ आप दे सकते हो, जैम टोस्ट भी दे सकते हो, बटर भी दे सकते हो, और उसको कोई मिल्क शेक भी बना के साथ में दे सकते हो, ताकि उसको हर चीज़ का जायका, छोटा बच्चे होते हैं ना, उनको शुरू में हर टेस्ट लगाएं ताकि वो डाइवर्सिटी की तरफ आए, हर तरह की, फिक्स नहीं हो जाए कि यही चीज़ खानी है फिर वो नहीं खानी। अगर आप एक फिक्स नाश्ता देंगी तो बच्चे बस वो मोनोटनी का शिकार हो जाएंगे। उनको होगा कि यही खाना से हट के नहीं खाएंगे। तो उनको जितनी वैरायटी देंगे उनके आगे जाके उतनी ही वो बैलेंस डाइट की तरफ राग़िब होंगे। और सबसे बड़ा नाश्ता ना करने के 3-4 नुकसान जो मैं छोटे छोटे गिनवा दूँ, आपका स्ट्रेस हार्मोन लेवल हाई होता है, लॉन्ग रन में जाके आप टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हैं, आप वेट गेन करते हैं। ऐसे लोग जो नाश्ता नहीं करते उनका वज़न ज़्यादा होता है, क्योंकि सारी रात वो का जो है ना उनका सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, तो और फिर वो क्रेविंग्स उल्टी सीधी होती हैं, तो वो ज़्यादा खाते हैं। और बहुत भूखा रहने के बाद जब आप खाते हैं तो आप पोर्शन साइज़ भी एक वक्त में ज़्यादा लेते हैं, तो वो भी आपको नुकसान करता है। प्लस आपकी इम्यूनिटी डाउन रहती है, आपका फोकस नहीं रहता है। ये सारे नुकसान आते हैं जो नाश्ता ना करने के होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करें मच टाइम के लिए। तो भाई नाश्ता करें, नाश्ता अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, भले से थोड़ा पोर्शन घर से खा लें, थोड़ा आप अपने साथ ले जाएं, ऑफिस में खा लें, लेकिन करें ज़रूर नाश्ता। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे साथ में। आज हम बात करते हैं जिल्द की एक ऐसी बीमारी मिलाज़मा की, ये जिल्द की रंगत तब्दील होने
की बीमारी है जो कि सूरज की रोशनी का सामना करने के बायस सामने आती है। मिलाजमा से ज़्यादातर माथे, गाल, होंठ और जो ऊपरी हिस्सा होता है ना आपके चेहरे का और जो थोड़ी होती है इसकी स्किन मुतासिर होती है, लेकिन ये सूरज का सामना करने वाले दीगर अज़ा पर भी असर अंदाज हो सकती है। ये जिल्द पर गहरी रंगत के धब्बों की सूरत में ज़ाहिर हो सकती है। क्या ये बीमारी तकलीफदेह है और क्या इसका इलाज मौजूद है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जी शायद जब आपको सूरज की वजह से कोई बीमारी होती है या आपकी स्किन इफेक्ट होती है तो उसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मुझे तो ये लगता है कि भाई आप जब भी निकले सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें, लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ारा शाह क्या राय रखती हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करें, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस बीमारी का मैं जिक्र कर रही हूँ ये क्या ख़तरनाक है, किस तरह लोगों को इफेक्ट करती है, इससे बचा किस तरह जा सकता है? देखिए ये ख़तरनाक तो नहीं है, बट ये बहुत बुरा लगता है फेस पे। अगर आप बहुत गोरे भी हैं या बहुत काले भी हैं, अगर ब्राउन कलर के पैचेस फेस पे, चीक्स पर, नोज़ पर और आईब्रोज के ऊपर आ जाएं तो वो बहुत डिस्कलरेशन फेस पे बहुत अजीब सा नुमाया होती है, तो लोग बड़ा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, बहुत उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। तो इसको मिलाजमा कहते हैं। मिलाजमा होता किस वजह से? सन एक्सपोजर की वजह से, यूवी लाइट्स की वजह से, रेडिएशंस बहुत लगने की वजह से, बहुत एक्सेसिव लाइट्स हैं घर में भी, ये जो येलो लाइट्स हैं इनकी वजह से। येलो लाइट्स आपकी स्किन के लिए बहुत जो है वो जैसे आपका पूरा दिन एक्सपोजर लाइट्स में, हाँ। तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर स्किन। सेकेंडली बहुत सारी इंटरनल कंडीशंस की वजह से भी होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया और ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। फीमेल्स में हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी मिलाजमा होता है, ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। अच्छा ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि जी मिलाजमा हमें ये बीमारी हुई क्यों है? देखिए वो फिर आप हिस्ट्री लेंगे, आप पेशेंट से पूछेंगे। जब भी कोई मिलाजमा की हिस्ट्री की मिलाजमा के साथ आता है, पहले हम हिस्ट्री लेते हैं कि आपका सन एक्सपोजर कितना है, आप चूल्हे के सामने किस तरह रहते हैं, आप कुछ लगाते हैं। और सबसे ज़्यादा आजकल जो मिलाजमा की 100% जो कॉज है वो स्टेरॉयडल क्रीम्स है। ये जो फार्मूला क्रीम्स बनकर आती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मरकरी होता है रंग गोरा करने के लिए, कि भाई 10 दिन में आप गोरे गोरे हो जाएं और फिर 20वें दिन आप बिल्कुल काले और आपकी स्किन की वेन्स नज़र आना शुरू हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस। हम अपने प्लेटफॉर्म से इतनी अवेयरनेस लोगों को दे चुके हैं कि प्लीज़ ये जो फार्मूला क्रीम्स होती हैं इनको अवॉइड करें, ये सबसे ज़्यादा आपकी स्किन के लिए नुकसान बहुत डैमेज। देखिए इसमें मरकरी इतना ज़्यादा डैमेज करता है कि उसके बाद लोग हमें लाख रुपए देने के लिए भी तैयार होते हैं, बट उनकी स्किन ठीक नहीं होती। वो इतनी स्किन पतली हो जाती है, इस पर इतनी डीप सीटेड मिलाजमा हो जाता है कि वो कभी उतरता नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। यानी वो खवातीन, वो लड़कियां, इवन बल्कि अब तो मर्द हजरात भी जो है फार्मूला क्रीम्स अगर यूज करें तो वो फिर ये सोच लें कि अगर इससे कोई नुकसान होगा तो उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका इलाज फिर पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। स्किन थिनिंग इतनी हो जाती है, आप उस पर लेजर्स नहीं कर सकते, आप उस पर मेडिकेटेड क्रीम्स नहीं लगा सकते क्योंकि स्किन बर्दाश्त ही नहीं करती। तो फिर वो खुद परेशान हो जाते हैं। थोड़े दिन गोरे होने के लिए, ज़िंदगी भर के लिए हमेशा स्किन मुरझाई हुई, सूरज में जाएं, चूल्हे के सामने जाएं, काली, मतलब एकदम से बिल्कुल रेड बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। वो हमें ये लगता है कैंसर का रेड होना शुरू होता है ना, हम कहते हैं वो गुलाबी स्किन होती है, गुलाबी नहीं होती ना। उसको आप थोड़ा सा देखें कि वो किस तरफ इंडिकेट करे। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि हम ना, मतलब जाहिर सी बात है ख़वातीन थोड़ी सी कॉन्शियस होती हैं अपनी स्किन को लेके ना, और हम ये कहते हैं कि अच्छा आप चेहरे पे लगाने के बजाय खा लें, कोई चीज़ आप खा लें जो कि आपके चेहरे पे ग्लो भी नज़र आए ना, सीजनल फ्रूट है, सब्ज़ी है, कुछ भी। तो इस बीमारी से बचने के लिए क्या कुछ ऐसा हमें डाइट प्लान अपनाना होगा कि अच्छा अगर आप धूप में भी काम करें, जो कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे जो कि आउटडोर करते हैं या जिनका आउटडोर का काम होता है, हमारे रिपोर्टर्स हैं, बहुत सारे ऑफिस के हमारे भाई होते हैं जिन्होंने पूरा दिन बाइक पे सफ़र करना होता है, तो क्या हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए? देखिए डाइट में भी शामिल करना चाहिए। सबसे पहले तो वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। दिन में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना अच्छा पानी पियेंगे उतनी स्किन ग्लो करेगी, फ्रेश रहेगी। वाटर हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ खाने पीने में फल फ्रूट सब्जियां खानी बहुत ज़रूरी हैं। अगर किसी को अपनी स्किन बहुत अच्छी करनी है तो उसमें एक बैलेंस डाइट का होना ज़रूरी है, जिसमें फल फ्रूट सब्जियां और उसके साथ साथ मीट भी। देखिए हर चीज़ का एक पोर्शन होता है, आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो आप वाटर इनटेक भी अच्छा रखें, प्रोटीन्स का इनटेक भी अच्छा रखें, जिसमें फ़िश हो गई, रेड मीट हो गया, चिकन को थोड़ा अवॉइड करें बिकॉज ऑफ हार्मोन्स डिस्टर्ब, और सब्जियां और फ्रूट खाएं। और जो ख़वातीन है, ख़वातीन को मैं यही कहती हूँ जिनको अपनी स्किन अच्छी रखनी है, आयरन का इनटेक अच्छा करें। आयरन के जो वो आपको लगता है कि ये आयरन का ज़रिए वो चीज़ें आप ज़्यादा खाएं, जैसे चुकंदर हो गया, गाजर हो गई, सेब हो गया, इन चीज़ों को खाएं तो स्किन बहुत अच्छी रहती है और आपकी
आप खुद इंटरनली अच्छे होगे तो आपकी स्किन, व्हेन यू आर इंटरनली हैप्पी, इंटरनली सेटिस्फाइड, तो आपकी स्किन वैसे ही दिखे, आपका फेस आपका को बताता ग्लो है, करता है ना, glow फिर पता करता चलता है आप खुश हैं। अच्छा Exactly. डॉक्टर साहबा मुझे ये बताएं कि अक्सर हमें तो यही कहा जाता है कि जी आप मेकअप करें उससे पहले भी आप सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। बिल्कुल। आप घर से भले से 10 मिनट के लिए निकल रहे हैं, आप सन ब्लॉक लगाएं। आप घर से निकल नहीं रहे, आप घर में भी हैं तो सन ब्लॉक अच्छा, घर में भी हैं? घर में भी हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि अपनी स्किन का एक हेल्दी रूटीन बनाएं। अगर आपको हमेशा खूबसूरत जवान रहना है विदाउट एनी प्रोसीजर्स, तो सिर्फ और सिर्फ स्किन का एक अच्छा रूटीन बनाएं, जिसमें एक अच्छा फेस वॉश दिन में 3 दफ़ा, एक अच्छा सन ब्लॉक, चाहे वो घर से में है, बाहर जा रहे हैं या घर में, क्योंकि घर में भी आपकी लाइट्स हैं, आप चूल्हे के सामने जाते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये चीज़ बताएं affect एक करती है। अच्छे सन ब्लॉक का कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा सन ब्लॉक? अच्छा सन ब्लॉक का मकसद ये होता है कि आप अपनी स्किन के मुताबिक चूज़ करें। मेरी ऑयली स्किन है, मैं किस तरह सेलेक्ट? अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपका इस तरह का एक्सपोजर है तो आपको जेल फॉर्म वाटर बेस्ड सन ब्लॉक। अगर आप क्रीमी सन ब्लॉक करेंगी तो आपको इतना पसीना घबराहट आएगी कि आप कहेंगी सन ब्लॉक, इसीलिए लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा। मर्द हजरात को अगर मैं सन ब्लॉक दे दूं क्रीमी और वो बाहर जा रहे हैं, पूरा मुंह पसीने पसीने हो रहा है, तो वो कभी सन ब्लॉक लगाएंगे नहीं। उनके लिए 100 SPF का जेल फॉर्म सन ब्लॉक आता है, वो आप लगाएं, लगेगा ही नहीं कुछ लगा हुआ है और आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी। अच्छा आपने सन ब्लॉक अप्लाई कर लिया, उसके बाद आप मेकअप भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एज अ प्राइमर आप सन ब्लॉक यूज़ करें, उसके बाद आप मेकअप करें, उसके बाद इसी तरह आप आ जाएं 4 बजे के बाद। अच्छा। आपने फेस वॉश किया, सुबह के टाइम आपने फेस वॉश करने के बाद सन ब्लॉक लगा लिया, 4 बजे के बाद आपने फेस वॉश किया, एक अच्छा सिरम स्किन के मुताबिक। अगर आपकी स्किन काली है, मलाजमा है, तो लाइटनिंग सिरम, उसमें थोड़ा सा लाइटनिंग एजेंट होता है। अगर आपकी स्किन सिर्फ नॉर्मल ग्लो के लिए चाहिए तो विटामिन सी सिरम। एजिंग की तरफ जा रहे हैं तो एंटी एजिंग हाइलुरोनिक बेस्ड सिरम, इस तरह सिरम। फिर रात को सोने से पहले आपने दोबारा फेस वॉश किया, एक अच्छी नाइट क्रीम यूज़ कर लें। कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द डे और रिपेयर ड्यूरिंग द नाइट। तो रात में जब आप क्रीम लगाते हैं तो आपकी स्किन लिफ्ट होती है, उसको हाइड्रेट मॉइस्चराइज होती है, तो स्किन एजिंग की तरफ नहीं जाती। तो ये 4 प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं: फेस वॉश, सन ब्लॉक, अ सिरम एंड अ नाइट क्रीम। अच्छा आप सन ब्लॉक तो लगा रहे हैं, आपने कहा घर में भी हैं तो आप सन ब्लॉक यूज़ करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, वो चूल्हे के करीब जाना होता है, उन्होंने सुबह नाश्ते में भी, दोपहर खाना भी। लेकिन फेस वॉश आपका जो है वो सिलेक्टिव होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग टू योर स्किन। ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। देखिए मरहल आजकल तो हर चीज़ बहुत सिंपल हो गई है। आप किसी स्टोर पे भी जाएं तो बहुत सारे आपको गाइड करने के लिए मिलते हैं। और मर्द हज़रात अगर वो नहीं जाते तो वो एक अच्छा सोप यूज़ कर लें, वाइटनिंग सोप यूज़ कर लें, मॉइस्चराइजिंग ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करें। अगर बाहर निकलना है, पिगमेंटेशन होती है, तो वाइटनिंग सोप्स बहुत अवेलेबल है। अच्छा वैसे हम हमेशा ख़वातीन की बात करते हैं, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है हमारे मर्द हजरात भी इस चीज़ का शिकार होते हैं। अच्छा अक्सर मर्दों की स्किन पे मैंने देखा है कि ये वाला एरिया जो है काले धब्बे नुमाया होना शुरू होता है, फोरहेड पे आपके काले धब्बे आ गए। इसकी क्या वजह है, वो काले स्कार्स क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि ये एरिया तो उनका बियर्ड से कवर है और ये एरिया एक्सपोज होता है, तो इसी पे मलाजमा की पिगमेंटेशन आना। ये मलाजमा है, दिस इज पिगमेंटेशन। देखिए मलाजमा किस तरह बनता है, पहले छोटे छोटे पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है, छोटे स्पॉट्स, कालापन आता है। जब वो कालापन रह कर फिर वो पूरा एक पैच की सूरत इख्तियार करता है। अच्छा। और उसका ट्रीटमेंट भी फिर हम इसी तरह करते हैं। उसके लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स हैं। फिर हम उस पैच को स्प्लिट करते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो। अच्छा आपने लेज़र ट्रीटमेंट की बात की, तो मुझे ये बताएं कि लेज़र ट्रीटमेंट किस स्टेज पे जाके आपको लेना चाहिए? देखिए लेज़र ट्रीटमेंट डिपेंड कर रहा होता है हाउ सेंसिटिव इज योर स्किन। सेंसिटिव स्किन पे वी जस्ट गो फॉर सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अच्छा ठीक है। और अगर आपकी स्किन पे डीप सीटेड मलाजमा है, स्टेज 2 में काफ़ी डीप सीटेड है, तो फिर हम लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं। अगर अच्छी थिक स्किन हो, फिर ट्रीटमेंट सेशंस होते हैं, आपका मलाजमा स्प्लिट होकर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। यानी ये आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता। बिल्कुल अवेलेबल है, बहुत अच्छे लेज़र्स हैं। ट्रीटमेंट उसका नहीं हो सकता जिन्होंने फार्मूला क्रीम्स की वजह से अपना मलाजमा पैदा किया है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा वो ना थिन हो गई है। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि अक्सर हम बात करते हैं जी आपके चेहरे पे दाने निकले थे, उसके स्कार्स रह गए, आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन हो गई, आपके चेहरे पे जो है वो घड़े बनना शुरू हो गए। अच्छा उसमें ख़वातीन करती ये हैं कि डिफरेंट आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। जाहिर सी बात है अगर आप अपनी स्किन से दोस्ती नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी स्किन ऑयली है या फिर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है।
तो जाने बगैर चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना वो किसी भी भी गलत चीज़ है। के लिए, मतलब कि अमूमन मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि आपके चेहरे पे हल्का सा भी दाना बन गया ना, आपने कोई भी ट्यूब देख ली, मैं किसी ब्रांड को मेंशन नहीं करूंगी, और आपने कहा अच्छा वो हमारी फलानी दोस्त ने किया था, तो यार उसने तो किया था, सही हो गया था, मैं भी कर लूँ। ये बहुत गलत है। देखिए एक कॉमन क्रीम है, मैंने तो अक्सर पेशेंट्स को ये देखा है कि एक कॉमन क्रीम है, वो कोई भी चीज़ हो फेस पर तो वो डायरेक्ट वो क्रीम लगाते हैं, उससे वो चीज़ और वर्स हो जाती है। अच्छा जी हाँ, जैसे कि आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट ये कि वो बहुत ही कॉमन है, हाथ गोरे करने वो क्रीम लगा लो, फेस पे दाना निकला है वो क्रीम लगा लो, दैट इज़ रॉन्ग। देखिए घरेलू टोटके भी एक हद तक करें, बट अपनी स्किन को एक्स्ट्रा जो है ना मतलब फालतू की चीज़ें ना लगाएं। मतलब आप, मुझे लगता है आप अपनी स्किन को ना डस्टबिन बना देते कि जो मिला लगा लिया, जो मिला जी, आपने अप्लाई कर लिया। नींबू मिला नींबू लगा लिया, शहद मिला शहद लगा लिया, शहद और नींबू भी लगाएं, पर एक कभी कभार, ऐसा नहीं है टोटके इस्तेमाल करने के। टोटके से भी स्किन, देखिए आपको नहीं पता कि उसके इफेक्ट्स क्या हैं और साइड इफेक्ट्स क्या हैं। स्किन ड्राई कर रहा है अंदर से, आपकी स्किन को इतना मॉइस्चराइज कर रहा है कि पिंपल्स निकलना शुरू हो गए। तो देखिए डोंट ओवर डू एनीथिंग, अपनी स्किन को जाने पहचाने, एक दफ़ा कंसल्ट करें डॉक्टर से, फिर उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें। ठीक है That is important. डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, Welcome. गुफ्तगू करी थी। बड़ा ज़रूरी है जी कि आप अपनी स्किन से दोस्ती करें, जानें कि आपकी स्किन के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि हम ये गलतियां कर चुके हैं कि बिना जाने, बिना किसी से मशवरा किए जो मिलता था अप्लाई कर लेते थे, वो फिर एक दानों की भरमार हो जाती है आपके जल्द पे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे साथ। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि इंसानी जिस्म के अज़ा में से आँख की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। आँख की कदर उसे मालूम होती है जो इससे माजूर हो जाए। आँखें अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमत है और इनकी ठीक तरीके से देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ है। सफ़ेद मोतिया हो या काला मोतिया, दोनों ही बिनाई को मुतासिर करता है और इनका इलाज बर वक्त हो जाए तो अच्छी बात है, लेट हो जाएंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी। मोतिया किस वजह से होता है और इसका ऑपरेशन के अलावा कि कोई और इलाज होता है या नहीं, माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर अफीफ़ा इस वक्त हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो वो कहते हैं ना कि आँखों में इरिटेशन है तो ठंडे पानी के छींटे मार लें, ये सही है? नहीं, ठंडा पानी तो वैसे भी टैप वाटर नहीं यूज़ करना चाहिए ना। अगर इरिटेशन हो रही है, जैसे कि बर्निंग फील हो रही है, तो दिस मे बी बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, जो कि अभी विंटर के वेदर में बहुत बढ़ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए है आर्टिफिशियल टीयर्स आता है ना, यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी मेडिकल फार्मेसी, तो आप वो डालिए बजाय इसके कि आप टैप वाटर डाल के अपनी आंखों में इन्फेक्शन क्रिएट करें। ठीक है। अच्छा अब जैसे हमने बात की सफ़ेद मोती की या काले मोती की, क्या रीज़न होता है? सफ़ेद मोतिया का तो मैं बता दूं कि दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। जैसे हमारे बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, जब हमारी एज चेंजेस आती हैं, रिंकल्स आ जाती हैं, उसी तरह से हमारी आंख के अंदर एक बहुत क्लियर लेंस लगा हुआ होता है, जो कि एज के साथ क्लाउडी या फॉगी होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो दिस इज़ द नॉर्मल थिंग, और ये सर्जरी से करेक्ट भी किया जा सकता है, तो इसमें एज सच कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके कॉजेज़ में ये होता है कि डायबिटीज़ में अर्ली हो जाता है, दूसरा रेडिएशंस जो होती हैं, यूवी लाइट होती है उससे, और अपनी डाइट में आप प्रॉपर जो है वो विटामिन ए और सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते हैं। अच्छा, ये अगर ये नॉर्मल होना है एजिंग तो ये प्रोसीजर होना है। अच्छा, जी ये जी। ऐसा भी होता है कि आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है कुछ ऐसी कि आपकी अम्मा को या आपके अब्बा को या आपके दादकों में नानकों में किसी को हो गया, क्योंकि अमूमन हमने देखा है दादी नानी को हो जाता है, तो ये इस तरह की कोई हिस्ट्री भी मैटर करती है आपकी? हिस्ट्री मैटर करती है, जिसको आप लोग काला मोतिया और हम लोग ग्लूकोमा जिसको बोलते हैं, अच्छा। उसके लिए मैटर करती है, जो काला पानी आता है। ठीक है। दिस इज अ कंडीशन जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है। और काला मोतिया ये है कि वो ट्रीटेबल, अगर आप टाइम पे कराएंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप एक बार उससे ब्लाइंड हो जाएंगे तो वो ट्रीटेबल नहीं है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या, क्योंकि ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या पहली चीज़ होती है आपको फील हो, आप फ़ौरन से डॉक्टर के पास भागते हैं? हेडेक सबसे पहली कंप्लेन अच्छा। होती है। ग्लूकोमा की मैं ये बात कर ठीक रही हूँ, है। नॉट ऑफ कैटरैक्ट ना। कैटरैक्ट इज दिस नॉर्मल वो प्रोसीजर। उसके लिए घबराने की जी। जरूरत नहीं, लेकिन जिनको काला मोतिया, हाँ, अगर आपकी उसके थोड़ी लिए फैमिली हिस्ट्री और- भी है तो प्लीज़ ज़रा ये सुनिए। जी, एक तो आपकी अम्मा में अगर डायग्नोस हो गया, नानी में डायग्नोस हो गया, तो आपको कोई सिम्टम्स हो या ना हो, आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाइए। अच्छा। और हम लोग एक डायलेटेड एग्जामिनेशन फंडोस्कोपी करते हैं, जिससे पर्दा देखते हैं और डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं। तो अपना ग्लूकोमा ज़रूर डायग्नोस करवाएं, क्योंकि अगर अर्ली एज में हम इसको पहले मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, अगर, और उसके लिए आँख का एक प्रेशर होता है, उसको नॉर्मल लेवल पे रखना ज़रूरी है। प्रेशर इंक्रीज़ की वजह से आपको हेडेक्स हो सकते हैं, ग्लेयर, जैसे कि लाइट के आगे कोई शेडो सा दिखेगा आपको, या इंटरमिटेंट ब्लरिंग होगी कि एकदम ब्लरी हो गया, कमरे में ऐसा लगा कि कोई फॉग सा भर गया, और उसके बाद आपका नॉर्मल विजन हो धुंधलापन आ गया। गया। जी, वो एक टाइम के लिए होता है। या रेडनेस अगर आई में पेन के साथ है,
या आई में पेन फील हो रहा है तो यू मस्ट विजिट योर आई स्पेशलिस्ट। अच्छा ठीक है, तो इसमें आप इसका एक वाहिद ट्रीटमेंट ऑपरेट ही है, इसके अलावा भी कुछ है? ग्लूकोमा का जब हम इनिशियल में अगर स्टार्ट हो जाता है और हमें लगता है कि डिस्क में, जिस डिस्क हम कहते हैं आँख के पीछे जो तार सप्लाई कर रही होती है, मेन ये उसकी डिजीज़ होती ठीक है। है। तो अगर उसमें चेंजेस इतनी हैं कि ये मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है तो हम पहले उसको ड्रॉप्स पे डालते हैं। आँख का प्रेशर हमको इसमें नॉर्मल रखना होता ठीक है। तो प्रेशर कंट्रोलिंग दवाइयाँ यूज़ करनी होती हैं उसमें, ठीक जो है। कि आपने पूरी ताहयात यूज़ करनी। फिर अगर लगता है कि मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो रहा तो फिर फाइनल इसका जो है वो सर्जरी करके प्रेशर रिलीज़ करना है आँख का। सही, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम, जैसे आपने कहा ना सफ़ेद मोती में आपकी डाइट भी मैटर करती है, तो क्या इसी तरह काले मोती में भी आपकी डाइट मैटर करती है? नहीं, काले मोतियों में ऐसे डाइट मैटर नहीं करती। हेरिडिटी से इसका बहुत कनेक्शन है कि अच्छा। अगर आपकी फैमिली में है तो मस्ट भी आपको भी हो सकता है ये। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि दूसरा, आप सफ़ेद मोतिया को भी अगर बहुत लंबा लेके चले जाए ना, उसको ट्रीट ना कराएं तो वो भी कॉम्प्लिकेशन में फिर कन्वर्ट होके काला मोतिया की तरफ चला जाता है। अच्छा, इसकी तरफ चला जाता है। मुझे जी। ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि किसी एक शख्स की आंख में काला मोतिया उतर आया और उसको नहीं पता चला, कौन सी स्टेज ऐसी होती है जिसपे जाके ख़तरनाक हो जाती है ये चीज़? पेशेंट का ये पैरिफेरल जो विजन है ना, ये जाना शुरू हो जाता है और एंड में वो तब हमारे पास प्रेजेंट करता है जब उसको सिर्फ एक सेंट्रल विजन दिखना शुरू हो जाता है। फिर उस टाइम पे हम उसका विजन भी प्रिजर्व नहीं कर सकते। अच्छा मुझे बताएं, आप चलें, आप तो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी कमांड्स हैं इन चीज़ों पे। अक्सर हमारे बच्चे, हमारे बेटे हो गए, हमारी बेटियाँ होंगी, भाई बहनें लेंस का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज। हाँ, तो ये जो लेंसेज का इस्तेमाल होता है ये आपके लिए कितना बेहतर होता है? बिल्कुल भी बेहतर नहीं होता होता कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़, क्योंकि इतनी कंटेमिनेशन वाली चीज़ आप लेके अपनी आंख में लगा देते हैं और फिर वो 24 घंटे मैंने देखा लोग नहीं, लगा के ना रखते हैं। पहन के उसको सोएं। या अगर आप यूज़ कर रहे हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज तो एक तो आप उसका प्रॉपर सोल्यूशन, ये नहीं कि जो भी मेडिकल स्टोर पे नॉर्मल सलाइन या उससे आप वॉश कर रहे हैं, अच्छा वाला सोल्यूशन लेके उससे वॉश करें, अपने कंटेनर को साफ़ रखें, उसको बीच बीच में अमोनिया की टैबलेट्स होती हैं उससे वॉश करवाएं लेंसेज को भी। और दूसरा ये कि जब आप लेंस उतार रहे हैं या पहन रहे हैं, अपने हाथ को सैनिटाइज या अच्छे से वॉश करके फिर आपने लगाने और उसको उतारने हैं। और मेकअप का इस्तेमाल जो है वो उस वक्त आप या तो लेंस लगा के नहीं करें जी। अच्छा ठीक है। और अच्छा, पहन के सोए नहीं आप उसको। या डेली डिस्पोजेबल लेंसेज आते हैं जो आपने लगाए और उतार दिए और फेंक दिया आपने उसको, वो यूज़ करें तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जब जैसे अभी हम काले मोती की बात भी कर रहे थे, इसमें मैंने देखा कुछ लेज़र ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। काले मोतिया की लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी जिसे कहा जाता है, सर्जरी होती है ना। अच्छा, बेसिकली सर्जरी होती है। लेज़र ये होता है कि पर्दे का लेज़र कर दिया, लेकिन जो सफ़ेद मोतिया है उसकी लेज़र सर्जरी आ गई। अच्छा, जिसे कैटरैक्ट कहते हैं ना, जिसमें मैंने आपको बताया कि लेंस फॉगी होना शुरू हो जाता है। तो उसमें अब ये आ गया है कि पेन जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और टांका वाका कुछ भी नहीं लगता, उसके थ्रू हम अंदर जाते हैं। और लेंस का मतलब ये नहीं है कि आँख के ऊपर लगेगा। मरीज़ हमेशा ये आके पूछता है कि मेरी आँख के ऊपर लेंस है, ऐसा नहीं होता। अंदर पूरा एक बैग होता है, उसके अंदर लेंस डलता है। तो वो नेचुरल लेंस को लेज़र या अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू तोड़ के फिर फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं और आप नॉर्मल उसके मतलब दूसरे दिन से ही आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पे आ जाते हैं। कोई टांका कुछ भी नहीं होता। अच्छा। तो उसको आप बढ़ाने से अच्छा है, सफ़ेद मोतिया जो कैटरैक्ट कहलाता है, बढ़ाने से अच्छा है कि आप इनिशियल में आके जो है ना वो उसको करवा लें सर्जिकली। हाँ, उसके बाद आप ये होता है कि अगर पेशेंट बहुत कम नज़र के साथ कैटरैक्ट की वजह से आ रहा होता है तो वो 6/6 भी हो जाता है, नॉर्मल विजन पे आ जाता है। तो ये ट्रीटेबल है कैटरैक्ट जो है। अच्छा, इसका कोई एज से ताल्लुक है? कैटरैक्ट का एज से ताल्लुक है। अच्छा। कैटरैक्ट का डायबिटीज़ के पेशेंट को अर्ली हो जाएगा। जो पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स मेडिसिन्स पे रहा है उसको अर्ली कैटरैक्ट हो जाएगा। यूवी रेडिएशंस अर्ली कैटरैक्ट कॉज कर सकती हैं। और उसके अलावा डाइट में मैंने आपको बताया ल्यूटिनिन, ज़ीज़ैंथिनिन, ये सारी आई के विटामिन है ना, वो अगर आप में कम हो तो उसके लिए मल्टीविटामिन्स होती हैं, जो आई की एक अलग मल्टीविटामिन होती हैं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन कैटरैक्ट इन चीज़ों से अर्ली आता है, सफ़ेद मोतिया की जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और 40, 45 या 60 जो एज चेंजेस हैं उसमें तो आपको नॉर्मल आएगा ये। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जैसे कह रही हैं ना कि काले मोती में आपके सिम्टम्स है कि जी आपके सर में दर्द है या आपको इस तरह से ब्लर होना फील हो जाता है, तो हमारे यहाँ तो बहुत आम है, सर में दर्द है तो उसको आप रिलेट करते हैं कि पता नहीं स्ट्रेस में इसलिए सर में दर्द है, आपने कोई मेडिसिन ले ली, अच्छा वक्ती तौर पर ठीक हो गया और आप इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। तो नहीं, मेरे पास तो काफ़ी क्लिनिक में पेशेंट यूजुअली आते हैं जो आजकल तो लोग बहुत कंसर्न भी हो गए हैं, हेडेक्स जैसे ही होते हैं तो वो सबसे पहले आई में ही लैंड करते हैं।
अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है, अच्छा ये क्या टर्म है? डायबिटिक रेटिनोपैथी वो है, मैं हर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो होता है, ब्लड प्रेशर और किडनी की भी जो डिजीज़ होती हैं, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन में ये होता है कि हमारे पर्दे के ऊपर वेसल्स बनी हुई होती हैं, तो उसमें लीकेज और चेंजेस डायबिटीज़ की वजह से आना शुरू होती हैं। अच्छा। ग्लूकोज इंक्रीज़ होता है तो वो भी हमारे लेंस पे इफेक्ट करता है, लेंस फॉगी होकर कैटरेक्ट में कन्वर्ट होता है और नंबर बार बार चेंज होता है। तो हर डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसको हर 6-6 महीने में अपना डायलेटेड आई एग्जामिनेशन, जिसे फंडोस्कोपी भी कहा जाता है, वो कराना ज़रूरी है। अपना पर्दा चेक करवाना, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट होता है, लीकेज जब बढ़ जाता है तो फिर ये होता है कि पीछे पर्दे में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, विजन लॉस हो जाता है, फिर वो आँख के अंदर इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, सर्जरीज करनी पड़ती हैं। तो पहले ही आप प्रायर जो डायबिटीज़ के, उनके डॉक्टर भी काउंसिल अगर उनको कर दें तो अच्छा है, जो डायबिटोलॉजिस्ट है, कि आई एग्जामिनेशन डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में हर 6-6 महीने बाद बहुत ज़रूरी। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि लेकिन अक्सर हमने देखा है कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो तो इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में खुद ये चीज़ देखी है कि अगर आपको खुदा न खासा डायबिटिक के साथ इसका कोई मसला है तो आप अपनी डायबिटिक जो आपका इशू है आप उसको ज़्यादा कहते हैं कि जी अच्छा हमारी शुगर मेंटेन रहे, ठीक है बाकी मसले होते हैं तो होते रहे। ये आपकी जानलेवा चीज़ साबित हो सकती है? नहीं, आँख के तो हवाले से जानलेवा नहीं हो सकती। डायबिटीज़ वैसे भी कंट्रोल में रखनी चाहिए, वो और दूसरे उसके मसले होते हैं। अच्छा। जैसे कि आप मतलब कि आँख पे जो उसका जो असर आता है डायबिटीज़ का, उससे अंधापन की तरफ जा सकता है पेशेंट। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना ही मेन चीज़ होती है, अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना, डायबिटीज़ कंट्रोल करना, तो उससे आप जनरलाइज्ड हेल्थ भी आपकी सही रहेगी और भी जो रीनल शटडाउन, हार्ट के इफ़ेक्ट, जो डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स, वो भी नहीं होंगे और आँख के भी मसले नहीं होंगे। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है आपको, वो भी इसको इफेक्ट करेगा? हाई ब्लड प्रेशर भी करता है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जिसे कहा जाता है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि जो भी डायबिटीज़ या हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, उनको आई स्पेशलिस्ट को 6 महीने में ज़रूर विजिट करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि खुदा ना खास्ता आपकी आंखों के साथ कोई मसला तो नहीं है। फिर वही बात है कि इसका ताल्लुक आपकी एज से नहीं है। तो मुझे ये लास्ट में बताएं डॉक्टर साहबा कि आपकी डाइट ऐसी क्या हो, विटामिन तो ठीक है आप इनटेक कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमने देखा है हमारी मेजॉरिटी जो हमारी यंग जनरेशन है वो फास्ट फूड की तरफ बहुत जाती है। फास्ट फूड तो आपकी क्या ऐसी डाइट हो कि आपकी आंखें बड़ी ग्रीन लीव्स बहुत चमकदार नजर आए? ग्रीन लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और चमकदारी के लिए, चमकदारी तो ये होगा कि अगर आपकी टीयर फिल्म नॉर्मल रहती है, ड्राइनेस कम होती है, तो उसके लिए ओमेगा 3 जो फ़िश ऑयल, फ़िश लिवर में बहुत ज़्यादा होता है, आलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स में ज़्यादा होता है। एग आप अपनी डाइट में इंक्रीज़ करें, योगर्ट इंक्रीज़ करें, मिल्क इंक्रीज़ करें, और बीटा कैरोटीन जो है वो कैरेट में मिल जाता है। तो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्रीज करनी चाहिए, ताकि आपकी जो आंखें हैं और आपकी जो रोशनी है आंखों की, और जितने भी इश्यूज हैं, जी प्लीज ये जो आप लोग धूप में भी जो जाते हैं ना, उसमें भी आप नॉर्मल सनग्लासेस नहीं लें। अच्छा, यूवी प्रोटेक्टेड जो होता है ना, वो आप ज़रूर यूज़ करें। ओके ठीक है डॉक्टर साहब, आप बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो भाई अपनी आंखों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। आंखें होंगी तभी आप इस दुनिया की रंगीनियों को देख सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं 7 बजे का। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। बहुत एडवांस हो चुकी है, हर गुजरते वक्त के साथ साइंसदान और रिसर्चर्स नई टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ कराते नजर आते हैं। ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेपनाह तरक्की देखी जा रही है। हाल ही में चैट जीपीटी ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया हुआ है। चैट जीपीटी के बारे में बेशुमार बातें सामने आ रही हैं कि आने वाले वक्तों में ये इंसानों की जगह ले लेगा और बेशुमार इंसानी काम खुद करेगा। चैट जीपीटी यानी चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफ़र जो है ये नवंबर 2022 में शुरू हुआ और ये एक मसनूई ज़हानत चैट बोट है। और जो भी आप लिखेंगे चैट जीपीटी आपको भरपूर तरीके से जवाब देगा। कंप्यूटर प्रोग्राम्स डीबग करने से लेकर तालिब इल्मों के मज़ामीन लिखने और टेस्ट के जवाब देने तक ये सब कुछ काम करने की सलाहियत रखता है। अब इसमें मज़ीद क्या क्या खसूसियात हैं और ये किस तरीके से काम करेगा, ये ज़ाहिर सी बात है जिसको एक्सपर्ट जो इस पर होगा वो हमें बेहतर तरीके से बता सकता है। सैयद मंसूर इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल है, गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मंसूर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं जी, ये मुझे तो बड़ी मुश्किल चीज़ लग रही थी, आपके लिए आसान होगी क्योंकि आपकी कमांड्स इस पर बेसिकली है क्या चीज़ ये? तो एक तरह से जीपीटी एक तरह चैट जीपीटी है जिसमें एक ट्रांसफॉर्मर है न्यूरल नेटवर्क का। अच्छा। इसमें आप कोई भी एक तरह से सॉफ्टवेयर है, आप कोई भी सिर्फ चीज़ पूछेंगे आपका आंसर दे सकता है। अच्छा। आप कोई कोड दें, उसमें कोई गलती होगी वो गलती बता देगी गलती क्या है। अच्छा। आप बता सकते हैं फॉर एग्जांपल कि जो है
10 आइडियाज़ मुझे चाहिए कि मैं एक दावत रख रहा हूँ, उसमें मुझे 10 आइडियाज़ देगा। तो बजाय कि आप आइडियाज़ की जनरेशन में टाइम वेस्ट करें, आप उसको रिफाइनमेंट में आप बताएं। और इसमें आप फॉर एग्जांपल कर सकते हैं, लोगों ने किया कि जो है पाकिस्तान के बारे में पोएम लिखें, उसने पाकिस्तान के बारे में पोएम लिखी। बस इसकी लिमिटेशन सिर्फ ये है कि डेटा जिसके अंदर जो है उसे डेटा फीड किया गया बहुत सारा। डेटा फीड किया गया सितंबर 2021 तक। तो अगर उससे पूछा जाए कोई क्वेश्चन आज के हवाले से कि आज के वज़ीर आज़म कौन है पाकिस्तान के, तो वो ये बोले कि मैं नहीं बता सकता, पर मैं मुझे ये पता है सितंबर 2021 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे, ये नहीं थे। अच्छा, ठीक है, यानी एक लिमिट है उसमें डेटा फीड करने की। नहीं, लिमिट एज इन डेटा जो फीड किया गया वो आपने भी 2021 तक है, लेकिन आप इसको आगे भी लेके जा सकते हैं। जी। अच्छा, तो इसको जैसे हमने कहा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से अच्छा है? तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा, अभी सिर्फ कुछ हफ्ते ही हुए हैं, 5-6 हफ्ते हुए हैं इसे लॉन्च हुए हुए, और स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल के एसेज जो होते हैं, ये जो एक तरह से कुछ सेकंड में आपको दे देता है। जो बच्चे रिसर्च करते थे, काफ़ी महीने लगाते थे, वो फ़ौरन आ जाता है। तो न्यूयॉर्क के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा ये बात हो रही है कि इसको बैन कर दिया जाए, क्योंकि टीचर्स हो रहे प्लेजरिज्म हो रही है, लोग जो है सारे स्टूडेंट इसी तरह से यूज़ कर रहे हैं। और एक तरह से फॉर एग्जाम्पल अभी वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस है, अब दुनिया के टॉप 5 स्कूल्स में आता है, उसमें जो MBA का जो एग्ज़ाम था उसने ये पास कर लिया। तो मतलब मुझे तो ये भी पता चला कि आपने चैट GPT से बात की और यहाँ पर आने से पहले समा के बारे में कुछ पूछा। क्या पूछा था? मैं पूछा था समा के बारे में, समा क्या है, तो उस समा के बारे में पता था। उसने पूछा कि जो है समा के बारे में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा। या मैंने पूछा कि जो है फॉर एग्जांपल कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ चैट GPT में, तो मैं किस तरह क्या बताऊँ। उसने कहा बी कॉम्प्रिहेंसिव, बी क्लियर ऑफ व्हाट आई एम वेरी हैप्पी दैट माय वर्क इज, कि मुझे मेरे बारे में बात की जा रही है। ओके, ठीक है। आने वाले वक्तों में चूँकि जाहिर सी बात है कि तो बड़े मज़े की चीज़ें स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें इतनी रिसर्च करनी पड़ती थी, अब वो लंबा काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये ह्यूमन माइंड को किस तरह से रिप्लेस कर सकता है? एक तरह से इसमें एक तरह से अनसुपरवाइज लर्निंग की एक टेक्निक होती है जो यूज़ की जा रही है। अच्छा। इसको जो डेटा दिया गया उसमें ये से ट्रेन किया गया कि प्रिडिक्ट करे कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। इस तरह ये जो कॉन्वर्जेशंस की होना स्टार्ट हो गई वो उस तरह के हो गए जो ह्यूमंस करते हैं। तो पहले फॉर एग्जांपल गूगल थे या कोई और जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी थी, वो बिल्कुल एक रोबोटिक स्टाइल में बताती थी। इन्होंने एक तरह से उसको उस डेटा पे कन्वर्ट किया जो कि इतना लोगों की बातचीत का है। तो इसलिए जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप उससे बात कर रहे हैं, क्या डेटा दे रहे हैं, क्या उससे पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही करेगा। तो इसलिए बहुत सारे दिन के जो फॉर एग्जाम्पल अभी US के अंदर मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, वो इसने पास कर लिया। US का बार एग्जाम होता है, वो इसने पास कर लिया। और रिसेंटली अभी लास्ट वीक में अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो इसके अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और कर रहे हैं। और पहले से इन्वेस्टमेंट 2019 में की थी। अच्छा। और कर रहे हैं। तो इसमें कुछ फाउंडर्स हैं इनके, ओपन AI कंपनी जिसने चैट GPT बनाया, कई फाउंडर्स हैं इसके। तो फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क है, उनका नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा, वो भी इसके फाउंडर हैं। सैम ऑल्टमैन है जो कि अब CEO हैं उसके। अच्छा, वो भी इनके फाउंडर्स में जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान के किन किन सेक्टर्स में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? इसमें क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जो यूज़ कर रहे हैं, ये है भी ओपन सोर्स। जैसे आप यूज़ करके, ये नहीं कि फेसबुक की तरह आप कुछ इस पर बिल्डिंग कर सकते हैं या सिर्फ पेजेस बना सकते हैं, इसको यूज़ करें और आगे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इन्होंने ये किया था कि फॉर एग्जाम्पल पहले बिग टेक थी फेसबुक वाले, उन्होंने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाया, इस तरह की रेवेन्यू बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया लोगों को। वो इसमें इन्होंने उसको देखते हुए अलग एक तरह से लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल अभी माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, उनको एक इंडियन ने जो है दिखाई ऐप जो इसके ऊपर बनाई गई। उसमें ये होता है कि जो है फार्मर्स से पूछते हैं, इंडियन फार्मर जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी सूबाई लैंग्वेज में पूछ सकता है कि मुझे कोई लीगल क्वेरी है या एग्रीकल्चर कोई क्वेरी है, तो ये इसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी के अंदर या उनकी जो इंग्लिश जो लैंग्वेज होगी ऑफिशियल लैंग्वेज में, जाके इंडिया का लॉ पढ़ेगा और उसके हिसाब से, या एग्रीकल्चर के बारे में देखेगा, उसके हिसाब से उसको उसकी लैंग्वेज में आंसर देगा। तो एक तरह से कोई अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हम चाहें तो सिंधी या पंजाबी में कोई क्वेश्चन पूछे, तो उसका वो सिंधी या पंजाबी में, ऑब्वियसली उसमें चैट GPT और भी टेक्नोलॉजी यूज़ होंगी, पर ये एक तरह मेन टेक्नोलॉजी होगी जो कि सारी उसकी ड्राइव कर सकती है। उसमें ट्रांसलेशन मॉडल्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि और भी यूज़ होंगे, पर एक तरह वन लाइक सिग्निफिकेंट पार्ट जो सारी चीज़ों को एक तरह से ट्रेन कर सकते हैं। यानी आप दुनिया में कहीं पर भी हैं और आप किसी से मशवरा लेना चाह रहे हैं तो ये आपको बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं। जी, कोई भी आप किसी भी बारे में बात करनी हो, आपको लॉ के बारे में बात करनी हो, आपको ये बोलना कि मेरी टेक्नोलॉजी में लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है, या आपको पूछना हो कि जो है कोई फॉर एग्जांपल CEOs हैं, वो ऐसी ईमेल्स उनके पास आती हैं, तो बजाय कि वो उसमें टाइम वेस्ट करें कि जो है पूरी सही से लिखें करें, उससे बता सकते हैं मुझे इसका ये रिप्लाई करना है, इसका एक अच्छा सा ईमेल आप दे दें या मुझे कोई भी ड्राफ्ट दे दें और मुझे इस उसमें कॉन्टेक्स्ट उन्हें दे दें। कॉन्टेक्स्ट GPT को चैट GPT को प्रोवाइड करना कि मैं ये हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उससे कहूँ कि मुझे 10 बिजनेस आइडियाज़ दें, तो बिजनेस आइडियाज़ को 10 दे सकता है, पर वो एक तरह से आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। अगर आप कॉन्टेक्स्ट देंगे, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है बिजनेस के हवाले से जी 10 आइडियाज़ चाहिए तो वो दे देगा। जी। अच्छा, ये बार मैं स्टूडेंट्स का इसलिए जिक्र करी कि हमारे बच्चे तो वैसे नहीं पढ़ते, तो ये अब आगे तो उन्होंने और नहीं पढ़ना और नहीं रिसर्च करनी। अच्छा, आपने एलन मस्क का जिक्र किया, वो तो पहले टेक्नोलॉजी के हवाले से
हमसे बात करते रहते हैं कि जी हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएंगे जो कि ह्यूमन माइंड को रिप्लेस कर देंगे। आई थिंक उनका ये एक स्टेप है इस चीज़ को लेकर आना, कि ये बताना कि जो वो बात कर रहे हैं वो उस पर अब काम भी कर रहे हैं। जैसे कि उनकी टेस्ला थी, ऑटोनोमस व्हीकल में उन्होंने काम किया, वो मेटा मार्स में जो जाना चाह रहे हैं, वैसे ही एक तरह से स्टेप है। उसको उसने एक तरह से उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा दिस इज स्केरी गुड, मतलब खौफनाक तौर पे बहुत अच्छी चीज़ आ गई है। और स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा इसमें जो यूज़ कर रहे हैं वो एक तरह से इसलिए एक तरह से बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ होती थी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ मोर लाइक कई दहाइयों पहले जब कैलकुलेटर आया था तो काफ़ी लोगों ने यूएस के पब्लिक स्कूल्स, न्यूयॉर्क के पब्लिक स्कूल्स, उन्होंने एक तरह से पिटिशन लेके आया कि इसको बैन किया जाए, कि हमारे सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट जो है, पहले तो ये था उनके यहाँ तो फिर भी हमारे तो फिर भी रोट लर्निंग है, उनके यहाँ तो रोट लर्निंग नहीं है, एक तरह से असाइनमेंट देते हैं ताकि स्टूडेंट उसके ऊपर अपना जो है ख्यालात दें या उस पर क्या समझा ये वो भी उसका आंसर दे रहे हैं। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? तो उस पर उसने CEO ने एक तरह से कहा कि जो ओपन आई कि जो है कैलकुलेटर्स आए थे उसके में हमने मैथ्स को फिर जो है चेंज किया कि हम किस तरह के आंसर पूछ रहे हैं। तो अब एक तरह से एजुकेशन रीडिफाइन होगी, वर्क फोर्स रीडिफाइंड होगी। फॉर कॉपी राइटर्स हैं, काफ़ी कॉपी राइटर्स मीडिया में काम करते हैं, जर्नलिस्ट आपकी तरह जर्नलिस्ट होते हैं कि क्या आइडियाज़ हों, क्या क्वेश्चन हों, अब डायरेक्ट एक तरह से एक ब्लिंक ऑफ एन आई में सारी आपको चीज़ें पता चल सकती हैं। अच्छा मुझे बताएं मंसूर कि हमने इनके थ्रू एक कोई ऐसे लिखवा लिया किसी भी टॉपिक पे, कोई रिसर्च करवा ली और वही चीज़ एक दूसरे बंदे ने करवा ली, तो उनका तो डेटा सेम हो जाएगा? काफ़ी हद तक डेटा सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तरह से वो अलग अलग क्वेरीज पे काम कर रहा होता है। अच्छा। और उसमें ये होता है कि एक तरह से यही एक तरह से अब नई स्किल ये होगी कि आप उसको बताएं, आपने फॉर एग्जांपल कहा कि मुझे XYZ चीज़ पे या इस मेडिकल टर्म पे जो मुझे ऐसे चाहिए, आपने ले लिया, पर उसमें आप कॉन्टेक्स्ट जब डालेंगे, फॉर एग्जांपल कि मुझे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, मैं बात करूँ जी कि मुझे पाकिस्तान में ग्रीनरी के हवाले से कुछ डिटेल चाहिए और यही सवाल मेरे एक दोस्त ने भी पूछ लिया, तो क्या वो सेम डेटा जनरेट करेगा? लार्जली काफ़ी हद तक सेम होगा। सेम हो जाएगा, ये कॉपी पेस्ट काम आ जाएगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा कैसे मौजूदा पे आपकी असाइनमेंट्स फाड़ दी जाती हैं। अच्छा मुझे ये बताएंगे, जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे ना कैलकुलेटर के हवाले से, तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि रिसर्च में आपके पास मार्जिन होता है, आप डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं, थोड़ा आपको थोड़ा और अवेयरनेस आपको आती है, लेकिन यहाँ पर जब आप कहेंगे कि जी फलानी चीज़ पे हमें रिसर्च दे दें, तो आपकी अपनी मेहनत कुछ नहीं होगी इसके अंदर। इसमें एक तरह से अब ह्यूमन माइंड जो है, हमारी इस तरह से जो टेक्नोलॉजी है, हम जो एक तरह से इंसान जो काम करता है वो एक तरह से इवॉल्व हो रही है। पहले हम बिल्कुल बेसिक काम कर रहे थे, अब हम एक तरह से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, ज़्यादा माइंड इसमें लगाना चाहिए। अच्छा। उस पर काम करें, आइडियाज़ पे काम करें, हम उन आइडियाज़ से रिफाइनमेंट में काम करें, इम्प्लीमेंटेशन में काम करेंगे, बजाय कि हम जो उसमें टाइम वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल कोडर्स होते हैं, काफ़ी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जानता हूँ कि जो कि अपना टाइम फॉर एग्जांपल 12 घंटे 10 घंटे बेसिक कोड में लगाते थे, फिर जब सिर्फ 1-2 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं वो उसमें करते थे कि हम इसको आगे लेके जाएं, उसमें नई चीज़ ऐड करें। अब वो जो बेसिक चीज़ है वो उन्हें फ़ौरन मिल जाती है। सही। अब 12 घंटे या 10 घंटे जो भी हम उसमें और उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाए, बजाय कि बेसिक में टाइम हम वेस्ट करें, उसमें नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल MBA का जिक्र किया, MBA का एग्जाम ने पास किया, MBA एग्जाम B ग्रेड से पास किया, तो अगर आप B ग्रेड है, B ग्रेड से लो स्टूडेंट है, तो उसमें ऑब्वियसली आपका इतना फ़ायदा एक तरह से आपको रिप्लेस नहीं कर रहा, पर A ग्रेड है या A+ है तो ऑब्वियसली एक तरह से डिफरेंट वो माइंड सेट। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे लास्ट में ये बताएं कि जो हम देखते हैं कि जी आपने कहा जी कि बाहर के ममालिक में तो बहुत यूज़ हो रहा है, अब ये पाकिस्तान में नई नई चीज़ आई है, तो आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर पाकिस्तान में क्या? क्योंकि पाकिस्तान में आती तो चीज़ें बहुत ज़्यादा, लेकिन हम फ्यूचर में देखते हैं कि उनका कोई फ्यूचर हमें नज़र नहीं आता, तो आपको इसका फ्यूचर क्या लग रहा है पाकिस्तान में? हाँ बिल्कुल, इंटरनेट पे ये चीज़ है, chat.openai.com, कोई भी जा सकता है। पाकिस्तान में पहले से और हर जगह एक साथ लॉन्च हुआ, और जो है इसने एक तरह से काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़े। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन 10 लाख यूज़र्स का रिकॉर्ड जो है वो इंस्टाग्राम के पास है। 2.5 महीने में 10 लाख यूज़र्स हुए इंस्टाग्राम के। फेसबुक के जो है 10 महीने हुए थे, इसने 5 दिन में उसे जो तोड़ा, और अब जो है 40 डेज़ के अंदर जो है 1 करोड़ 10 मिलियन यूज़र्स तक पहुंच चुके हैं। अच्छा। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। अब ऑब्वियसली हमारे ऊपर आता है हम किस तरह यूज़ करते हैं और कितना यूज़ करते हैं। एक तरह सबके पास फ्रीली अवेलेबल है, पर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो अब ये डाउन होना शुरू हो गया। इसने काफ़ी लोगों को कहा है कि आप यूज़ अब नहीं कर सकते, आप बाद में आएगा, और ये आपको पोएम ज़्यादा देना शुरू कर देगा कि आई एम डाउन राइट नाउ। उस पर एक तरह से अपने डाउन होने पर भी आपको पोएम जनरेट करके दे रहा होता है, आई एम ChatGPT इज डाउन राइट नाउ, उस पर जो पोएम एक तरह से बनाई जा सकती है। सही है, ठीक है मंसूर, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जिनको पढ़ना नहीं है फ़ौरन से डाउनलोड कर ले, इस पर काम कर ले। हमने एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे साथ। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं घरों के बनाने के हवाले से। अच्छा, घर तामीर करवाना या करना एक बहुत मुश्किल मरहला है, महीनों लग जाते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं, बिकॉज हमने अक्सर देखा कि वेदर जो है वो भी उसका एक फैक्टर आता है जी, कि बारिश है, मौसम ऐसा है वैसा है, तो अभी तामीर नहीं हो सकती। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आज हम अपने प्रोग्राम में लेकर आए आपके लिए। इमारत एक दिन में तैयार होगी, बिल्कुल सही सुना है मैंने, सिर्फ एक दिन का जिक्र किया है, यानी 24 घंटे। मनपसंद इमारत फैक्ट्री में बनवा कर एक ही दिन में खड़ी भी की जा सके।
सकेगी। ये सब अब पाकिस्तान में मुमकिन होगा। मुल्क में पहली बार स्मार्ट होम्स की तैयारी शुरू हो चुकी है और पहला प्रोजेक्ट मार्च में मुकम्मल हो जाएगा। स्मार्ट होम्स की ये ख़ास बात है कि ये कंक्रीट की इमारत से 60% तक हल्की है। कीमत में भी इसकी तामीर में दुगनी बचत है और फायर प्रूफ होता है ये सारा प्रोसेस, ज़लज़ला प्रूफ होता है ये इसका जो मटेरियल होता है। इस इमारत की तामीर में नैनो लाइट ब्रिक इस्तेमाल होती है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद मोमिन ने मुतारिफ़ कराई है। मोहम्मद मोमिन जो है इस वक्त हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमिन, गुड मॉर्निंग। बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है आपका, मतलब मैं तो खुद हैरान थी कि 24 घंटे और 24 घंटे में घर तामीर हो जाना। ये बेसिकली क्या आपका प्रोजेक्ट है? ये स्मार्ट होम्स क्या है? किस तरह का आप लोग मटीरियल इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर? जी पहले तो वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शो पे लेने के लिए। जी बेसिकली जो स्मार्ट होम्स है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, एक कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन कह सकते हैं आप इसे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप बेसिकली पूरा घर है वो वॉल पैनल्स की सूरत हाल में हो या फिर एक पूरा बना हुआ कमरा हो, उसको आप एज इट इज़ उठा के अपने जहाँ पे भी डिज़ायर्ड लोकेशन है वहाँ पे रख सकते हैं और आपका जो पूरा घर है वो विद इन आवर्स आपका पूरा घर बन सकता है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आप मुझे बता रहे हैं। अच्छा, मुझे अभी भी ना यकीन नहीं आ रहा है। मुझे बताएं कि नैनो लाइट ब्रिक से बनने वाले स्ट्रक्चर की खूबियाँ क्या है? ये आम इमारत से कितना डिफरेंट होता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जिस मटेरियल से बना है वो बेसिक लाइट वेट मटेरियल होता है। अच्छा। और लाइट वेट मटेरियल से मुराद है कि इसका वजन बहुत ज़्यादा कम होगा और इंसुलेशन में बहुत ज़्यादा हाई होगा। जैसे अगर आप चले जाते हैं एक्सट्रीमली नॉर्थ में चले जाएं या फिर आप साउथ पे चले जाएं, यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, -50 गिलगित-बल्तिस्तान हो गया, यहाँ फिर आप कह लें कि बलूचिस्तान हो गया जहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट वेदर्स होते हैं, वहाँ के इलाकों के लिए और स्पेशली कह लें जैसे सैलाब ज़दगान जितना लोग इफेक्ट हुए थे, यहाँ पर जो फ्रंट लाइन पे फ़ौजी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ये एक बड़े ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली अर्थ पे प्रूफ भी होगी, अर्थ रेजिस्टेंट होगी, वाटर के लिहाज से इसके अंदर सेम नहीं आती, इसके अंदर कॉस्ट की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। जिसका मुराद ये कि मतलब अगर आप नॉर्मल घर बना रहे हैं उसके अंदर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपका 50 लाख खर्चा आ रहा है तो इसके अंदर आपका डिक्रीज होकर 25 लाख तक आ सकता है। अच्छा मोमिन, मुझे ये बताएं कि ये कितना इसको हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कह सकते हैं? जैसे खुदा ना खास्ता आग लग गई, अर्थक्वेक की सिचुएशन आ गई या कभी भी ऐसा होता है कि जी आपके बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये कितना प्रोटेक्टिव होता है? आप इससे कितने लंबे अरसे के लिए हम ये समझें कि ये हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, लाइफ टाइम होता है? क्योंकि अक्सर हमारे पाकिस्तान में एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो सीमेंट से बनी हुई इमारत है ना, जो सरियों से बनी हुई इमारत है, अच्छा जी वही पायदार है। तो प्लीज़ मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस मुझे बताएं। ओके, बेसिकली देखें पाकिस्तान में और इवन अगर यूरोप से कंपेयर करें या इंटरनेशनली जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं उनसे कंपेयर करें तो पाकिस्तान अभी भी बहुत ज़्यादा एक विंटेज तरीके पे चलता है। यहाँ पे ब्लॉक्स, मेसनरी और जो ब्रिक नेल्स होती हैं उन्हीं के ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं, घर वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो नया कॉन्सेप्ट आया बेसिकली डिफरेंट इस तरह है कि अगर आप पूरा का पूरा घर उठाएं और वो पूरा का पूरा घर उठा के वहाँ पर रख दें, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? आपकी कॉस्ट की बचत। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लास्टर है आपका, वो आपका 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट प्लास्टर होता है, तो इसके अंदर प्लास्टर की बचत होगी, इसके अंदर आपकी लेबर की बचत होगी। आप नॉर्दर्न माउंटेन्स में फॉर एग्जांपल आप मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, आजकल फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कहीं पे भी मोबाइल होम्स, ऑफिसेज, बिजनेसेस जहाँ भी आप लेके जाना चाहें, आप रेडीमेड वॉल्स, पैनल्स यहाँ पर पूरा का पूरा एक जो बना बनाया केबिन है उसको उठा के क्रेन्स की मदद से रख सकते हैं। अच्छा मोमिन, ये जो आप घर मुझे बता रहे हैं ना, ये टूरिज़्म के हवाले से तो मैं कहूँगी बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर मैं ये देखूँ कि चूँकि हमारे मुल्क में तो ये कॉन्सेप्ट है कि पहली मंजिल दूसरी बन जाती है, फिर आपने तीसरे बच्चे की शादी की तो तीसरी मंजिल भी बन जाती है, तो 3 मंजिला घर तो हमारे यहाँ बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने ये देखा है जो इसका प्रोसीजर होता है किसी भी घर को तामीर करने का, कि एक जो है खुदाई होती है, उसके बाद जो है खड्डा जो है उसको खोदा जाता है, सरिया डाला जाता है, एक जो हम पूरा एक प्रोसेस देखते हैं ना, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपने घर बनाया और आपने लाके खड़ा कर दिया, मतलब ये ना उसमें खुदाई हुई, ना आपने उसमें चीज़ों को डिग आउट किया, ना आपने देखा जी कि ज़मीन में कहाँ पानी है, या चूँकि ये चीज़ें देखी जाती हैं घर बनाने में, तो ये क्या माइनस में नहीं चला जाता कि घर बनाया उठा के आप रख देते हैं? फ़ायदेमंद है क्या ये चीज़?
इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जैसे कोविड आया था तो चाइना ने एक हॉस्पिटल पूरा तामीर कर लिया था 10 बिल्कुल, स्टोरीज का, बिल्कुल। और ये बेसिकली विद इन अ वीक बन गया था। बिल्कुल। और इसके अंदर मतलब फौरी जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको शिफ्ट किया गया था। तो ये हमें एग्जांपल दिखाती कि मतलब ये किस तरह ज़्यादा एफिशिएंट है। और आपने जैसे कंस्ट्रक्शन मेथड्स की बात की तो इसके अंदर बिल्कुल आप जैसे सही कह रही हैं, वो बुनियाद वगैरह खोदने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम जो करने की ज़रूरत पड़ती है, जो नॉर्मल हम ओल्ड जो हम देखते हैं घर जो बनते हैं उनके अंदर जो हम ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो प्लस्तर होते हैं, जो लेबर लगती है, वो सब इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर डायरेक्ट आप नट बोल्ट्स के ऊपर पूरा का पूरा अपना वो घर खड़ा कर सकते हैं। और ये विद इन सेकेंड्स, विद इन आवर्स का काम है। बिल्कुल ऐसे ऐसे आप पूरा लेके आएंगे और रखेंगे उस घर को, और आप नट बोल्ट करेंगे और आपका तैयार हो जाएगा। दैट्स इट। अच्छा, इसमें आपका खर्चा कितना आता है? डिपेंड करता है कि आप बनाना क्या चाहते हैं। आप कस्टमाइज वॉल पैनल्स ऐसे होते हैं जैसे आप उसके अंदर डोर्स भी शामिल होते हैं। अच्छा। स्मार्ट होम्स इन स्पेसिफिक इसको भी रेफर करता है कि अगर आप ऑटोमेशन पे जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके ऐसे कमरे जो आपकी वॉइस कमांड के ऊपर लाइट्स को ऑन ऑफ करेंगे, फैंस को ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर पूरे पूरे विंडोज़ आप फिट करा सकते हैं, आपके जो स्विचेस होते हैं सॉकेट्स फिट करा सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं इससे कंपेयर करूँ एक नॉर्मल जो आपका कमरा बनता है तो उससे लेमैन की ज़बान में तकरीबन 50% कम ये आराम से कर देगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपका मटेरियल है, ये जो हमारे यहाँ की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनसे अप्रूव हो चुका हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल अप्रूव है। अच्छा। और मेरे पास इसके टेस्ट वगैरह भी हैं लैब्स के। अच्छा। एंड मैं मज़ीद काफ़ी टाइम से इसको, एक्चुअली मैं काफ़ी यंग था तो तब से मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो काफ़ी और भी जगह मैंने काम शाम किया है इस बारे में। अच्छा, तो जो पहला फेज़ है इसका वो हम देख रहे हैं कि जी मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, लोग इस तरफ आना चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि जी आपका घर महीनों में बन रहा है, आपका घर सालों में बन रहा है, एक दिन में बन जाए, तो लोग इस तरफ आ रहे हैं? मेरे पास डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की, स्पेशली नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। इवन अगर जो नई कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं लोग, उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। तो इसकी जो मार्च में प्रोडक्शन वगैरह जो फैक्ट्री में लगा रहा हूँ, और इसके अंदर इंशाल्लाह यही प्लान है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्शन होगी, मेरा इरादा ये है कि मैं जारिया टाइप उसको करके पुलिस जो जितनी भी चेक पोस्ट होती हैं, और स्पेशली जितने भी हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ़ौजी नौजवान काम करें, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक केबिन की सूरत में बना के दिया जाए, ताकि वो इंसुलेशन में भी रहें और उनको एक बैठने की जगह एक सेफ़ और साउंड मिले, और ताकि वो आराम से गर्मी में ना ज़्यादा बैठें, ज़्यादा सर्दी में बैठें, ताकि वो एक आराम से एंजॉय कर सके चीज़ को। अच्छा मोमिन, मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान का वेदर जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें चारों वेदर एंजॉय करने का मौका मिलता है, लेकिन अब चूंकि क्लाइमेट चेंज हमने देखा कि पूरी दुनिया को इसने हिट किया है। पाकिस्तान में फ्लड की जो सिचुएशन थी वो हम बयां भी नहीं कर सकते, जितनी तबाही हुई है। तो क्या इस तरह की सिचुएशन में इस मटेरियल के बने हुए घर, और स्पेशली दूसरी बात कि जलजिला हो गया या आग लग जाती है खुदा ना खासा, या ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाती है, तो उसमें इस घर का सस्टेन करना, जैसे आपने खुद ये बताया कि जी जलजिला हो जाए, आग लग जाए, उसमें ये घर जो है, और मैं ये आम जुबान में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि टस से मस नहीं होती चीज़, तो क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, ये एक नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन मेथड होता है उससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। अगर इन टर्म्स ऑफ फ्लड या अर्थ को एक बात करें तो इसकी जो नॉर्मल बुनियादें नहीं खोदी जाती हैं, तो हम एक नट बोल्ट से इसका पूरा सिस्टम लगाते हैं। इसकी वजह से ये फ्लड रेजिस्टेंट भी होगा। फ्लड अगर आता है तो उसके अंदर ऑटोमेशन सिस्टम लगे होंगे, आपकी गैस बंद हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करेगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स ना पड़ जाए, ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए खुदा खास्ता। तो फ्लड्स में एंड स्पेशली अर्थक्वेक्स के अंदर अगर आप दुबई में देख लेते हैं, हाई राइज टावर्स बने हैं, सारे के सारे इसी चीज़ से बने हुए हैं। जितना आप हाई जाएंगे उतना मतलब एक सेफ एंड सराउंड इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक एंड फ्लड दोनों में ये सस्टेन करता है उस चीज़ को। अच्छा मोमिन, मुझे ये बताएं कि घर की तामीर में जो मेन चीज़ें होती हैं होती हैं जी पानी की पाइपलाइंस, उसको बड़ा देखभाल के रखा जाता है ताकि आपको आने वाले टाइम में कभी सीवरेज का कोई मसला ना हो। इसकी कंस्ट्रक्शन में ऐसा ही मैप बनाया जाता है? इसके जो वॉल पैनल्स होते हैं, अगर आप ऑर्डर पे बनवाते हैं तो उनके अंदर हम लोग ऑलरेडी फिटेड जो प्लम्बिंग MEP सिस्टम्स होता है सारा कुछ डाल देते हैं। अच्छा। आपको डोर्स, आपको विंडोज़, आपको इलेक्ट्रिक सॉकेट, जितनी भी वायरिंग होती है सब कुछ इनबिल्ट आ जाती है इसके अंदर। लेकिन अगर आप खुद भी ऐड करना चाहते हैं तो ये इंतहाई ईजी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रिक। हम ब्रिक को तो ग्राइंड करते हैं, इतनी मुश्किल से उसको तोड़ते हैं, तो उसके अंदर बहुत एक आराम से एक सिंपल से तरीके से आप अपनी जो जितनी भी मैकेनिकल प्लम्बिंग चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं। अच्छा, जैसे कि किसी ने घर बनवाना है जी आपसे, वो आपके पास आता है अपने घर का नक्शा लेके, वो चाहता है जी कि मेरा घर इस तरीके का बनाओ, इस तरह,
घर की एंट्रेंस पे गार्डन है, फिर पीछे पूरा जो है एक आपका किचन एरिया है, फिर आपका लिविंग एरिया है, फिर आपके रूम्स आ जाते हैं, फिर आपके बच्चों के लिए खेलने की जगह है, फिर स्टडी रूम है। वो आपके पास पूरा एक मैप लेके आया अपने घर का। तो इसी तरह से होता है, तरीक़ाकार यही है कि जिसने घर बनवाना है आपसे कांटेक्ट करे, अपना जिसने नक्शा तैयार या मैप बनाया हुआ है वो आपको बताए कि जी हम ऐसा घर चाहते हैं, और फिर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग उसका घर बना कर देते हैं विद इन 24 आवर्स। जी बिल्कुल। कोई भी बंदा अगर हमारे पास आता है तो उसके पास 2 मेथड है जाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका रेडीमेड पूरा का पूरा जो कमरा है हम उसको उठा के उसकी जो डिज़ायर्ड लोकेशन उस पर रख सकते हैं। सेकंड जो उसके पास ऑप्शन है दैट इज़ पैनल्स। अगर हम बिल्डिंग्स के ऊपर जाते हैं या फिर ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर जो होल उस चीज़ का कैरी करना मुश्किल है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो वॉल पैनल्स के ऊपर जाए, वहाँ पे जाके उस चीज़ को फिक्स करना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन अगर वो इन सिटी या इन ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी है, तो वहाँ पे वो इन बिल्ड पूरा का पूरा कमरा उठा के हम उसकी जगह पे रख सकते हैं, और विद इन आपका डेज़ के अंदर ये पूरा पूरा घर तैयार हो सकता है। सही है, ठीक है। मोमिन, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ी एक मज़ेदार सी चीज़ है। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि भाई आप घर बनाने के लिए ना सोचते हैं, फिर उस पर बड़े पैसों का आपको इंतज़ाम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पैसे भी कम लग रहे हैं, वक्त तो बहुत ही कम लग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई सिचुएशन हो आपके साथ भी, या आप कोई ऐसा घर देखें या आपका अपना ऐसा घर हो जो कि सिर्फ 24 घंटे में बना हो, तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे साथ। वेलकम बैक जी। आज हम बात करते हैं एक आम सी बीमारी की, जोड़ों के दर्द के हवाले से बात करें। बीमारी तो आम है, लेकिन इससे आपका जिस्म जो है वो पूरी बॉडी, एक भी जोड़ में आपके दर्द होता है ना तो पूरी की पूरी बॉडी आपकी दर्द होना शुरू होती है। जोड़ों का दर्द एक आम से शिकायत है। इसके लिए आम तौर पर अस्पताल जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम घर में रह के हम ये कहते हैं जी कि कोई मेडिसिन खा लें या कोई इलाज कर लें। अच्छा, इसके लिए कहते हैं जी कि आपका इंटेक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैल्शियम आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, उसका इंटेक, तब आपका जो जोड़ है, कोई भी हड्डी का जोड़ है, घुटने का जोड़ है, वो दर्द नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है कैल्शियम होगा वो आपकी जो हड्डियां हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, दर्द फिर कैसे होगा। लेकिन जैसे सर्दियाँ आती हैं ना, ये दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत से उठना शुरू हो जाता है। हर्बलिस्ट रानी आपा इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या वजह है कि सर्दियों में ये दर्द इतनी शिद्दत से होता है और इसका क्या इलाज हो सकता है घर में रहते हुए। अस्सलाम वालेकुम आपा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमने सेम कलर पहन लिया है ना, हुस्न इत्तेफाक है, ये 2 ख़वातीन ने एक जैसा रंग पहना है। ठीक है, दो अच्छा, माँ बेटियों ने एक जैसा रंग पहना है। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं कि जोड़ों में दर्द होना, ये मुझे लगता है हर घर की कहानी है। मतलब मेरी अम्मी को भी ये मसला है, मेरी नानी को भी ये मसला था। तो ये एज अब मुझे लगता है इसमें मैटर नहीं करती, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन भी इस चीज़ का शिकार हो रही है। जी जी। तो मुझे ये बताएं कि दर्द की शिद्दत है, उसमें पहली चीज़ आपने क्या करनी है? देखिए, आपने सबसे पहले जो आपने कहा कि सर्दियों के आते ही हाँ। इन जोड़ों के दर्द में बहुत शिद्दत आ जाती है। हाँ। उसकी वजह ये होती है कि कोई किसी भी किस्म का बॉडी का दर्द है, वो सर्दियों में चूंकि हमारी बॉडी सुकड़ने लगती है, हाँ। तो इसका एहसास बढ़ जाता है। ठीक और है। जो हमारे और सबसे जो बेसिक ये दर्द होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि जिन लोगों की हड्डियों में, आपको पता है कि हड्डियों की मजबूती कैल्शियम से होती है, और आजकल हमारे यहाँ अरसा कदीम से हमारे यहाँ दूध पीने का रिवाज बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, और जो दूध है वो कैल्शियम फराहम करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है। बिल्कुल ऐसा ही हम है। लोग दूध से दूर होते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हमने अपना मामूल बना लिया है, और जोड़ों के दर्द का जो सबब है वो ये कि हमारी हड्डियों के बीच में एक गूदा होता है। अच्छा, जो ये गूदा कम होने लगता है उस जगह के दर्द में इजाफा होने लगता है। और जहाँ जहाँ गूदा कम होता है, जैसे कि हमारे बड़े जोड़ हैं, ये बड़े जोड़, ये बड़े घुटने हो गए, ये बड़ा जोड़ है, ये बड़े जोड़ कोहनी हो गई। है, इसके दर्द में तो शिद्दत होती है, लेकिन छोटी चीज़ चूँकि कमज़ोर होती है, तो जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की बीमारी हो जाती है, तकलीफ़ हो जाती है, तो ये छोटे जो जोड़ हैं उनके मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ओए, आपकी उंगलियां यानी कि मुड़ जाती हैं? मुड़ जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग काम करने से कासिर होते जाते हैं। और ख़ास तौर से उन दिनों के, जैसे डिलीवरी के बाद माओं को हम आराम के लिए कहते हैं, वो इसलिए भी कहते हैं कि उस वक्त कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा करें, और कहते हैं ना कि भाई ठंडे पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करो। तो वो इस पर सोने का सुहागा काम देता है कि जब अपने हाथ पाँव को सर्दियों के दिनों में, जबकि आपकी ग्रीस वैसे ही बहुत कम हो गई, कैल्शियम वैसे ही नहीं बन रहा, तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है। ठीक है। और बड़े जोड़ों की तकलीफ़ की वजह से चलने फिरने से लोग कासिर हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ख़वातीन
मर्द हजरात भी आप देखें कि सड़क पे वो जो चल रहे होते हैं वो ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं, यानी एक पाँव उनका यूं यूं, अजीब उनकी चाल हो जाती है, अजीब सा यानी बॉडी का शेप बिगड़ जाता है। ये तमाम जोड़ों के जो दर्द हैं, ये चाहे छोटे जोड़ का दर्द हो या बड़े जोड़ का दर्द है, इसको शुरू ही में आप लोग अगर कैप्चर कर लें और ऐसी जड़ी बूटियाँ जैसे एलोवेरा है, एक बहुत ही सस्ती जड़ी बूटी है जो आपके हर वक्त करीब है, कहीं से लें और थोड़ा सा एलोवेरा अगर खाना अपना मामूल बना लें रोज़ाना दिन में, उसका गूदा निकाल के खा लें। गूदा निकाला और चमचे से खा लिया, पानी की जैसे आपने एक गोली खा ली, वो आप लें तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपके जोड़ हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, तो उसमें गूदा कुदरती तौर पर बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कैल्शियम के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि तिल है हमारा, तिल में बेपनाह कैल्शियम है और इस तिल के कैल्शियम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, तिल खाया करें। वो तमाम ख़वातीन जो ख़वातीन चूँकि ज़रा सिनफ़े नाज़ुक हैं, जी जी, तो उन पर हर चीज़ का ज़्यादा असर होता है, तो वो इस बीमारी में मुब्तला होने से पहले अगर अपनी थोड़ी सी एहतियात कर लें, और जड़ी बूटियाँ तो कुदरत की तरफ से एक इनाम है, अगर वो तिल और हमारे यहाँ एक जड़ी बूटी आती है उसे कहते हैं मूसली सफ़ेद। अच्छा, एक हमारे दोस्त मुल्क का उसमें बहुत नाम लिया जाता है कि वहाँ के मुल्क की बहुत अच्छी होती है, लेकिन मूसली सफ़ेद है। वो एक तरह की छोटी छोटी सी बारीक बारीक लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है। वो कुदरती तौर पर अपनी हड्डियों को ना सिर्फ ये कि कैल्शियम फराहम करता है, वो खाने की है, ना सिर्फ ये कि कैल्शियम फराहम करता है बल्कि दर्दों को रफ़ा करता है और आपका जो जिस्म के अंदर गुदा है वो बनना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसका मैं आज एक नुस्खा बनाकर आप लोगों को बताऊंगी कि वो तमाम लोग जो अब इस दर्द से 2-4 हो चुके हैं और ना सिर्फ ये कि वो इस नुस्खे से खुद बचे रहेंगे बल्कि अपने घर के तमाम मेम्बराज जो ख़ास तौर से ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं आपके घर के, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और उनको ये दवा देना शुरू कर दें। अच्छा आपा, मुझे एक बात बताएं, आपने तिलों की बात की, क्या तिलों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मालिश के लिए? जी जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मालिश के लिए तिलों का तेल इतना पावरफुल नहीं होता जितना कि खाम शक्ल में आप तिलों को खाएं। अच्छा, हाँ, तिल का तेल अब यानी बहुत सारे तिल का कम तेल निकलेगा और जब बड़े जोड़ होते हैं तो उसको ज़्यादा तेल की तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन जोड़ों के दर्द के लिए एक तेल आता है जो है किस्ते तल्ख का तेल। अच्छा, किस्ते तल्ख 2 तरह की किस्त होती है, एक वो भी एक लकड़ी की तरह होती है, किस्ते तल्ख होती है, एक किस्ते शीरी होती है। अच्छा, किस्ते शीरी जो होती है इसका मतलब है कि वो मीठी है, वो बहुत सारी बीमारियों को कैप्चर करती है, और किस्ते तल्ख का अगर तेल लगाया जाए तो वो जोड़ों के लिए बहुत ही मौसर है, आपके जोड़ों को ना सिर्फ ये कि बहुत मजबूत कर देता है बल्कि दर्द ख़त्म कर देता है, और जहाँ पर आपको दर्द है वो तेल लगाने के बाद अगर उस जगह की सिकाई भी की जाए, और सिकाई का जो बेहतरीन तरीक़ा ये है कि जो हमारा आम खाने का लाहौरी नमक है उसको किसी पैन में डाल के गरम कर लें और उसकी मलमल की पोटली में उसकी पोटली बना लें। अच्छा। और इस गरम नमक के साथ अगर अपने दर्द की जगह पर सिकाई की जाए या टकोर की जाए तो दर्द बहुत तेज़ी के साथ कम होने लगता है। ज़बरदस्त। अच्छा आप फिर वही बात आ गई ना कि चलें ये तो वो चीज़ें जो कि आप कर लें, लेकिन इसमें हमारे किचन का भी बहुत अहम किरदार होता है। जी, हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, हम फिर दवाइयों पे लग जाते हैं। ये जो मेडिकेशन है ये आपके लिए कितनी नुकसानदेह हैं, ये भी ज़ाहिर है जितना आप मेडिसिन का इंटेक करेंगे फिर आप उसके आदी हो जाएंगे कि जी आपने मेडिसिन खा ली, फलानी दवाई खा ली तो आप ठीक है, और फिर ये मेंटली आपकी स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप कहते हैं मैंने दवाई नहीं ना खाई इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। एक मामूली सी डिस्प्रिन है, उसका भी इतना साइड इफ़ेक्ट होता है अगर हम बेवजह उसको लेंगे कि वो खून को बहुत ज़्यादा पतला कर देती है। अगर खुदा न खास्ता एक आम आदमी डिस्प्रिन लेने के बाद गिर जाता है, किसी वजह से उसको चोट लग जाती है, तो उसका खून इतना पतला हो चुका होता है कि वो रुकना मुश्किल हो जाता है। तो ये मतलब ये मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन अवेयरनेस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो ना कि आप क्या मेडिसिन इंटेक कर रहे हैं, तो भैया आपकी बॉडी में क्या जो है चेंजिंग्स आ सकती हैं। आप मैं चाह रही हूँ हम ज़रा किचन की तरफ चलते हैं। और मैं मेडिकेशन के लिए कभी मना नहीं करती। हम कभी कभी आदी हो जाते हैं दवाइयाँ खाने की ना, वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी नुकसानदेह हो जाती है। तो ज़रा किचन में जाते हैं और देखते हैं कि जी आपके किचन में आपके जोड़ों के दर्द के लिए क्या चीज़ मौजूद होती है और किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप अपने जोड़ों का दर्द जो है उससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या क्या होगा हमारे किचन में, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हर्ब्स हैं इसमें है ये मूसली सफ़ेद,
जैसा है, कि मैंने आपको ठीक कहा, है। ये बारीक बारीक सी लकड़ियाँ होती हैं और ये बहुत ही फायदेमंद होती हैं ठीक है। जोड़ों के दर्द के लिए, ठीक है। चाहे बड़े जोड़ों का दर्द है, और सही है। बड़े और छोटे जोड़ मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। और ये है अलसी के बीज, इसको है। हम अलसी के बीज कहेंगे या अलसी के दाने कहें, ये अलसी है। ये बहुत, क्योंकि इसके अंदर भी लेस है, ऐसी वो तमाम चीज़ें जो हमें लेस फराहम कर रही हैं, ये खाने और लगाने में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो हम अगर इसका हम एक रेशियो भी बता देते हैं कि 50-50 ग्राम अगर हम ये ले लें कि हमने ले ली ये मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, और 50 ग्राम हमने ले लिए अलसी के बीज, और 50 ग्राम हमने ले लिए काले तिल। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें, ये तीनों, इनमें से कोई चीज़ भी कड़वी नहीं है, लेकिन कुछ लोग कोई भी ऐसी चीज़ जो बेजायका हो उसको इस्तेमाल करने से घबराते हैं। ठीक है। अगर आप ये समझते हो कि आप इन चीज़ों को डायरेक्ट आपको पीस कर इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर इसको डायरेक्ट इस्तेमाल ना करना चाहें और आपको शुगर नहीं है, ठीक है। तब अगर आप इसमें मिश्री भी हसबे पाउडर, मिश्री को पाउडर, क्योंकि हमें तमाम चीज़ें पाउडर पाउडरी बनाकर फॉर्म में ही चाहिए, इस्तेमाल ठीक है। करनी, तो मैंने यहाँ पर ये पीस कर पाउडर बनाकर रखा हुआ था ठीक है। कि आप इसको 25 ग्राम डाल लें या 50 ग्राम, क्योंकि ठीक है। मिश्री का मीठा चीनी से बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है। तो आप इसमें 50 ग्राम कि हमारे पास मूसली सफ़ेद हो गई, 50 ग्राम हमारे पास अलसी के बीज हो गए, 50 ग्राम हमारे काले पास तिल हो गए। काले तिल हो ठीक गए। है। इन तीनों चीज़ों को, और 25 ग्राम या 50 ग्राम आपने ले ली मिश्री। ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर में पीस कर पाउडर बना लेंगे। ठीक है। और ये पाउडर सुबह शाम 1 टीस्पून ये पाउडर और 1 कप गरम दूध। ओके, 1 कप गर्म दूध जी। सुबह या शाम? सुबह शाम सुबह शाम 2 दफा दिन जी। में भाई, एक कप नाश्ते गर्म के बाद, दूध एक और दफा- रात को खाने के बाद जी। और ये आपने इसका 1 चम्मच। अब मैं चाह रही हूँ जरा आप इसको ग्राइंड करें, हमें जी, दिखाएं बिल्कुल, हम कि जी ये दिखाते हैं। क्या फॉर्म इसकी बनती है, क्योंकि जाहिर है जब आपके घर में चीज़ें होंगी ना और आप अपने हाथों से चीज़ें बनाएंगे तो उसका एक अलग ही असर है। तो फिर आपको पता होगा जी आपने बनाया किस तरह है। और इफ़ेक्टिव ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि जो हर्बल चीज़ें होती हैं उनका नुकसान नहीं होता। और आप ये कोई भी एज का खा सकता है। जी जी, और बिल्कुल आजकल तो जैसे कि आपने कहा कि आजकल एज की कैद ही नहीं रही है। बिल्कुल ना, हमने अपने बहुत ज़्यादा अपने यंगस्टर्स देखे हैं जो कि इस तरह की बीमारियों में हमें नज़र आते हैं कि छोटे छोटे बच्चे शिकायतें कर रहे होते हैं कि जिनके घुटने में दर्द है, कोहनी के जोड़ में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, बॉडी उनकी जो है बहुत ज़्यादा पेन में है। तो ये क्यों है इस तरह इसलिए होता है क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी हो गई है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमने जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाले माहौल में रखना शुरू कर दिया है। जी। चलें जी, अब ये हमने तो सारी चीज़ें की, अब वो ज़रा ग्राइंड हो रही हैं। चले जी, आई थिंक हो गया ना, पाउडरी फॉर्म में आ गया। जी। अच्छा, आप इसको सेव कैसे रख सकते हैं हम? किस तरह से? ये खराब किसी नहीं भी होती। डब्बी में भर के रखें? हाँ हाँ, किसी भी बोतल में ठीक भर है। दें, एयर टाइट बोतल हो, ठीक है। और ताकि सील ना इसके अंदर पैदा हो। अच्छा। और इसको बहुत बारीक करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बदजायका है ही नहीं। मजे का है जी। घर में बनाए और जरूर खाएं और हमें फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसा बना है। अच्छा बिल्कुल, जी, बिल्कुल दिखाएं feedback जरा जी। ये दीजिएगा। मैं चाहूँगी हमारे कैमरामैन जरा जूम करके दिखाएं जी इसकी फॉर्म क्या आई है। और ये इस तरह का आएगा प्रॉपर। इसको जो है आप अपने घर में ग्राइंड करें, कुछ दाने दूने रह जाते तो कोई नहीं, वो चल ही जाता है। तो ये आपने खाना है सुबह शाम, गर्म दूध का 1 कप और उसके साथ इसका 1 टीस्पून होना चाहिए जो आप इंटेक ये इस करेंगे। फॉर्म में आपके अच्छा जी, पास चलें आएगा। जी, दिखाएं जरा, इस तरह से बन जाएगा ये। जी। और मैंने इसमें मिश्री नहीं मिलाई क्योंकि ज़्यादातर आजकल हमारे यहाँ शुगर का मर्ज बहुत ज़्यादा सही है। ये मैंने कहा कि ये ऑप्शनल है। अच्छा जी, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इसमें मिश्री पाउडर ऐड नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं हैं तो आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिए। जो मेन 3 चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा ज़बरदस्त ये घरेलू टोटका, घरेलू नुस्खा था। अपने किचन में सामान को चेक किया करें कि कौन सा ऐसा सामान है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा कभी कभी साबित हो जाता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अच्छा, फीडबैक हमेशा मुझसे पूछा जाता है जी आपके प्रोग्राम का हमने फीडबैक कैसे देना है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, हमारी स्टोरीज अपलोड होती हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी जो कि आपको लगता है कि हम ऑनर कर सकते हैं या हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकती है, या कोई टैलेंट ऐसा है जो हम अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सकते हैं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम उसका जवाब देगी। अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।